सो मेट्रोलॉजी की बातें हो रही थी, लास्ट हमने क्लास में डिस्कस कर लिया था क्वेश्चंस रिलेटेड टू मेट्रोलॉजी। ठीक है, उसमें मैंने आपसे बोला था कि जो फर्स्ट चैप्टर है मेरा, ठीक है, जिसमें हमने लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस की बात करनी थी, वही गेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके आगे का जो पार्ट है वो गेट में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मतलब आते हैं क्वेश्चंस, बट कभी कभी आते हैं, रेयर क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो वो है क्वेश्चंस आपके इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स किस तरह के, जैसे कि गो गेज एंड नो गो गेज, मैंने बात की थी अभी कुछ दिन पहले भी, मतलब सैटरडे सॉरी फ्राइडे वाली क्लास में भी हमने गो गेज एंड नो गो गेज की बात की थी। ठीक है, और आपको उम्मीद है, फिर से मैं थोड़ा वीडियोस में प्रॉपर नहीं लेके आ पाया जो आप कह रहे थे कल, है ना। चलो उसको भी मैं देखता हूँ, वीडियोस वगैरह मिल जाए तो वो बेस्ट रहेंगी। ठीक है, समझने के लिए। तो अभी फिलहाल उस चीज को रोक देते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास गो गेज एंड नो गो गेज है, उनसे रिलेटेड आप चीजों को थोड़ा समझेंगे कि ये होते क्या है। ठीक है, टेलर्स प्रिंसिपल क्या होता है उसको समझेंगे। उसके बाद फिर इंस्ट्रूमेंट्स की ही बातें करेंगे। इंस्ट्रूमेंट्स में जैसे हमारे पास वर्नियर कैलिपर होता है, माइक्रोमीटर्स होते हैं, ठीक है, और हमारे पास स्लिप गेजेस होती हैं। ठीक, तो ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी बात करेंगे, बट ये इंस्ट्रूमेंट्स गेट में बहुत ही रेयर पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत ही रेयर होते हैं। तो आपको डेप्थ में चीजों को नहीं लेके जाना। ठीक है, आपको जो चीजें डेप्थ में लेके जानी है हम उसकी ही इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे। जैसे कि क्वेश्चंस आते हैं गेट में डायल इंडिकेटर्स के, तो डायल इंडिकेटर्स की बात करेंगे। ठीक है, गो एंड नो गो गेज की बात करेंगे। ठीक है, थोड़ी बहुत स्लिप गेज की बात करेंगे बस, है ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये हमारे क्या है, लाइन लीनियर मेजरमेंट्स है। ठीक है, जो गो एंड नो गो है वो क्या है हमारे, वो होते हैं जो मेजरमेंट होता है विद एट्रीब्यूट्स एंड वेरिएबल्स। कैलकुलेटिव जो होते हैं वो हमारे लीनियर मेजरमेंट जो भी करते हैं, जैसे कि हमारे वर्नियर या माइक्रोमीटर। अभी थोड़ी थोड़ी ऊपर से लैंग्वेज समझ में आ रही होगी, बट ये जो हमारा चैप्टर है ना, उसका पहले एक रूपरेखा मुझे ये बतानी होगी आपको कि इसको बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ना है। ठीक है, मैं इतनी सारी चीजें क्यों बोल रहा हूँ, जिससे कि आप बहुत ज्यादा डेप्थ की तरफ ना जाएं। अगर डेप्थ की तरफ जाने लग गए तो इसी को करने में कम से कम 7 दिन चले जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ गेट के पर्सपेक्टिव से लेके चलेंगे, छोटी छोटी चीजें देखेंगे और खत्म। ठीक है, ऐसे हम करने वाले हैं। आज की जो क्लास रहेगी वो हमारी थोड़ी सी टेलर्स प्रिंसिपल को समझने में रहेगी, क्योंकि वहां से क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा उसमें। बाकी सारी चीजें जो इंस्ट्रूमेंट चलने वाले, मैंने कहा ना ये 3 दिन में आपकी मेट्रोलॉजी खत्म हो जाएगी, आज को हटा के। ठीक है, कि आज हम थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीजें समझेंगे, भी नोगो गेज थोड़ा सा बचा हुआ है हमारा। ठीक है, तो उसको समझना है, उसके बाद फिर सारी चीजें ऐसे ही चलेगी, ऐसे ही सिर्फ फिगर देखा आगे चलो, फिगर देखा आगे चलो। चलो, तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हो गया हमारा चैप्टर, कौन सा, चैप्टर 2, जो कि है इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें हम बात क्या करने वाले हैं, इंस्ट्रूमेंट्स की, इंस्ट्रूमेंट्स की। ठीक है, और जो मेजरमेंट्स हैं, कौन कौन से मेजरमेंट्स, मेजरमेंट्स कौन कौन से, मेजरमेंट्स कौन कौन से, लीनियर एंड सरफेस, लीनियर एंड सरफेस। ठीक है, तो इसकी बात हम चैप्टर 2 में करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाती है लिमिट गेजेस। जैसे इंस्ट्रूमेंट्स है, तो इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास क्या है, ये लिमिट गेज। तो इस लिमिट गेज से हम क्या मेजर करते हैं, सबसे पहली चीज, लिमिट गेज से हम क्या मेजर करते हैं, ये लिमिट क्या है। लिमिट मैंने क्या बताया मेट्रोलॉजी में, लिमिट क्या बताया मेट्रोलॉजी में, लिमिट क्या है, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। इधर उधर क्यों सोच रहे हो भाई, सीधा आंसर आना चाहिए। जैसे मैंने लिमिट बोला तुरंत क्या आया, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। इसके अलावा कोई और लिमिट बताइए, बताइए, तुम ये बता दो। ठीक है, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, बाकी सारे क्या है, डेविएशंस हैं, बेसिक साइज है, नॉमिनल साइज है। ठीक है, उसके बाद फंडामेंटल डेविएशंस है। हमेशा जब भी लिमिट की बात की, क्या अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, इधर उधर जाना ही नहीं है फिर। ठीक है, अपनी नॉर्मल लाइफ वाली लिमिट के बारे में सोचना ही मत। ठीक है, तो लिमिट गेज हमारे कौन सी चीजों को जो मेजर करेंगे, वो किस चीज को मेजर करेंगे, हमारी अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट को। अब ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट को मेजर कैसे करेंगे, क्या पानी ले लो। अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट को मेजर कैसे करेंगे, मेन चीज ये है। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि कुछ हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आपके डाटा मेजर नहीं करते हैं, वो आपके डेटाज को मेजर नहीं करते हैं। जैसे कि मेरी हाइट कितनी है, ठीक है, मान लीजिए 6 फुट, तो 6 फुट किसने 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 मेजर किया, 6 फुट किसने मेजर किया, अरे नहीं है भाई, मैं मानता हूँ यार ठीक है, किसने मेजर किया, कभी कभी तो बनने दिया करो यार, 6 फुट क्या है अमिताभ बच्चन, कभी कभी तो बनने ही दिया करो। ठीक है, तो अरे नहीं यार, 5.8 के करीब हूँ मैं, टेंशन ना लो।
तो 6 फुट है, तो ये इसने किसने मेजर किया? जो मेजरिंग टेप हो गया या फिर जो स्केल हो गई, उससे आप मेजर कर रहे हो, ठीक है। उसमें क्या है, उसमें डाटाज हैं, डाटा मेजर कर सकते हो, डाटा मेजर कर सकते हो। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं जिसमें हम डाटाज मेजर कर रहे हैं? एक होता है मेजरमेंट विथ विदाउट डाटा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मेजरमेंट विद विदाउट डाटा, एंड एक है मेजरमेंट विद डाटा। सिंपल सी बात है, लैंग्वेज ऐसे ही लेके चलेंगे, ये वाली नॉर्मल लैंग्वेज लेके चलो। क्यों? क्योंकि एक है हमारे पास मेजरमेंट विद, किसमें पढ़ा आपने? कभी इंडस्ट्रियल में चीजें लेके चले हो या नहीं है? कभी मैथ्स में लेके चले, स्टैंडर्ड क्वालिटी, कभी ईएससी का पार्ट देखा है? 10 जो हमारे पास सब्जेक्ट होते हैं, स्टैंडर्ड क्वालिटी तो पढ़ाई है यार आपने, स्टैंडर्ड क्वालिटी नहीं पढ़ा? क्वालिटी मैनेजमेंट इसी को बोल देते हैं, स्टैंडर्ड क्वालिटी बोल देता हूँ मैं उसे, ठीक है, इंडस्ट्रियल में, ठीक है। ठीक है ठीक है। मेजरमेंट एक होता है विद एट्रीब्यूट्स एंड एक होता है मेजरमेंट विद वेरिएबल्स, ठीक है। नाम सुना है? याद आया कुछ? नहीं है? नहीं सुना। चलो, एक होता है मेजरमेंट विद एट्रीब्यूट्स एंड एक होता है मेजरमेंट विद वेरिएबल्स। इसके बारे में थोड़ा समझो। मेजरमेंट विद एट्रीब्यूट्स एंड मेजरमेंट विद वेरिएबल। मीनिंग क्या होता है इसका? किसी ने तो सुना होगा यार, ऐसा तो नहीं है। मेजरमेंट विद वेरिएबल्स आप सुन लीजिए, ठीक है। ये क्या होता है मेजरमेंट विद वेरिएबल्स? वेरिएबल्स का मीनिंग होता है कि आप जब किसी कैलकुलेटिव डाटा को, ठीक है, मेजर कर रहे हो, जैसे कि आपको पता है 110 mm कुछ होता है, 120 mm कुछ होता है, मतलब आप अगर किसी इंस्ट्रूमेंट से क्या करते हो, कैलकुलेट करते हो जो हमारी डिस्टेंस है, या जो भी आपके पास कैलकुलेटिव डाटा निकल के आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मेजरमेंट विद वेरिएबल्स। मतलब क्वांटिटी से आप मेजर कर रहे हो, क्वांटिटी से मेजर कर रहे हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अभिषेक जी के पास कितने पैसे, कितने पैसे? 5 करोड़ एग्जांपल के तौर पर, ठीक है, 5 करोड़, ठीक है। सार्थक जी के पास कितने पैसे? 6 करोड़, चलो 10 ही मान लो, 10 करोड़। कौन ज्यादा है, कौन ज्यादा है? ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? मेजरमेंट विद वेरिएबल्स, क्योंकि कैलकुलेटिव है। अब भाई सार्थक जी क्या है? अमीर आदमी है ना। आपने अमीर बोला किसके बेसिस पर? डाटा के बेसिस पर। मैंने बोला सार्थक जी क्या है? स्मार्ट। अभिषेक जी क्या है? स्मार्ट नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर दोनों में हो गई हो, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। तो अब सार्थक जी क्या है? स्मार्ट है, ठीक है। कुछ फ्लैट हो जाते हैं, ठीक है। हाँ। ये मेरी अंदर की नहीं है, ये आपके कॉलेज में पहुंच गया मैं, और उसके बाद देख रहा हूँ एनवायरमेंट क्या है, कुछ फ्लैट भी हो गए, ठीक है। तो जो सोचो 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 सोचो, ठीक है। हाँ, इग्नोर करो, सही बात है, क्योंकि इनकी बात नहीं की है ना, इसलिए, ठीक है। तो हाँ, ये बात हो गई। तो अब क्या कहोगे, ये स्मार्टनेस का क्या पैरामीटर है? क्या कुछ क्वांटिटेटिव बोला मैंने? नहीं। आपके माइंड में क्या चला? सीधा क्वालिटेटिव टाइप का, मतलब सीधा क्वालिटी, और क्वालिटी से रिलेट कर रहे हैं हम क्या? एट्रीब्यूट्स। तो जहां हमारे पास वेरिएबल्स नहीं है, जहां हमारे पास कैलकुलेटिव या क्वांटिटी ना हो, ठीक है, जिसको हम क्वांटिटेटिव या कैलकुलेटिव ना कह सके, वो क्या है? मेरे एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? जो कि हमारी सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी पैरामीटर्स के बेसिस पर हो, या जिसमें कोई डाटा स्पेसिफिक ना हो, ठीक है। तो वो क्या है? हमारे मेजरमेंट विद एट्रीब्यूट्स। एंड मेजरमेंट विद वेरिएबल्स क्या है? जिसमें हमें डाटा होंगे। तो जैसे अगर मैं वर्नियर कैलिपर की बात करूं, आपने देखा है कभी वर्नियर कैलिपर? माइक्रो गेज या माइक्रोमीटर देखा है? ठीक है, देखा है। अभी फिलहाल मैं आगे दिखा भी दूंगा। तो माइक्रोमीटर डाटा मेजर करेगा। स्केल तो देखिए ना, घर में कभी तो बचपन से कभी तो यार डायग्राम्स बनाए होंगे, ठीक है। स्केल, जो स्केल, जो रूल, ठीक है, जो रूलर होता है आपके पास में, ठीक है, वो क्या है? वो हमारी सिंपली स्केल, वो क्या कर रही है? डाटा, स्पेसिफिक क्वांटिटी को मेजर कर रही है, डाटा बताती है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है? मेजरमेंट विद वेरिएबल। जबकि मेजरमेंट विद एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? अब हम इस चीज की बात करते हैं, जैसे कि ये चीजें,
ये क्या है, इसमें हमारे पास डाटा नहीं निकल के आएगा, ये गलती मत करना, इससे हमारे पास डाटा नहीं निकल के आ रहा कि हमारे पास कितना एक्चुअल साइज है। आपके पास 100 पिस्टन पड़े हैं, ये 100 सिलेंडर पड़े हैं, एक पिस्टन उठाया, उसको नापा, कितना आया एक्चुअल साइज, वो किससे आया, वो किससे आया, एक्चुअल साइज किससे आया, आपकी स्केल से, है ना, वर्नियर कैलिपर से, माइक्रोमीटर से बेसिकली, ठीक है। उनसे जो हमारे पास एक्चुअल डाटा आ रहा है, एक्चुअल डायमीटर आ रहा है, वो क्या है, मेजरमेंट विद वेरिएबल, ठीक है। मतलब वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा होगा, माइक्रोमीटर या वर्नियर कैलिपर, वो क्या कर रहा है, डाटा दे रहा है आपको, ठीक है। जबकि इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, अब थोड़ा ध्यान से समझो, आप क्या एक छोटे, ये चलो पिस्टन तो फिर भी काफी बड़ा हो गया, सिलेंडर काफी बड़ा हो गया, आपने कभी अगर किसी कंपनी में ये देखा हो कि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स बन रहे हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे और बहुत सारे, जैसे कि बॉल बेयरिंग की बॉल्स, है ना, छोटी छोटी बॉल बेयरिंग्स की बॉल है, ठीक है। आपने क्या किया, इतनी सारी 1000 बॉल्स बनी हुई हैं, ठीक है। अब 1000 बॉल्स को कैसे करोगे, माइक्रोमीटर से बार बार ऐसे करोगे, नहीं, ऐसे ऐसे करके देखो, फिर मेजरमेंट देखो कि सही आ रहा है, इस वाले नंबर से मिल रहा है, ठीक है, ऐसे करोगे आप, या क्या करोगे, एकदम एकदम देखोगे, देखा हो गया, ये भी इस रेंज में हो गया। आपके लिए मेन चीज क्या है, आपके लिए मेन चीज क्या है, मेन चीज क्या है, जरा सोचो। चलो वॉल्स के बारे में ना सोच के अभी क्या सोचो, छोटी छोटी शाफ्ट, क्योंकि मैं एक बार शाफ्ट को लेके चलूंगा, एक बार होल को लेके चलूंगा। तो छोटी छोटी शाफ्ट आप बना रहे हो, ठीक है, छोटी छोटी शाफ्ट बना रहे हो, मान लीजिए पिंस बना रहे हो, ठीक है, छोटी छोटी पिंस, ठीक है। मतलब बहुत छोटी पिन मत मान लेना, फिर नहीं तो ये वाली चीजें बहुत ही हल्की मानोगे आप, रिंग गेज वगैरह। तो अपने माइंड में थोड़ी सी इस तरह की एक शाफ्ट मान के चलो, इतनी, ये साइज मान के चल लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ये साइज मान लेते हैं हम 10 mm एग्जाम्पल के तौर पर, ये 10 mm का हमें बनाना था। ये क्या है, नॉमिनल साइज, सोचो जरा, ये नॉमिनल साइज है, ठीक है। मैं ऐसी ऐसी चीजें क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल क्यों लेके चल रहा हूँ। आपने अगर कभी किसी इंडस्ट्री में ना गए हो तो आप अपने इमेजिनेशन में इंडस्ट्री को थोड़ा सोचो और फिर मेरे साथ चलो और सोचो इस चीज को, क्योंकि ये वाली चीज यार फिर रटने की हो जाएंगी अगर मैंने ऐसे नहीं सोचवाया तो, ठीक है। तो रटो मत, थोड़ा फील करो उस चीज को, क्या कि आपके पास 10 mm का ये शाफ्ट बनानी थी, छोटी छोटी शाफ्ट बनानी थी, ठीक है, लेंदी भले से हम इतने लेके चल रहे हैं, छोटी शाफ्ट बनानी थी। अब क्या हुआ कि क्या आप 10 mm की पूरी 100 की 100 शाफ्ट बना पाओगे। मैंने पहले मेट्रोलॉजी का एबीसीडी समझा रखा है आपको, क्या कि मेट्रोलॉजी में जब 100 शाफ्ट होती हैं तो वो 100 शाफ्ट के लिए आपको क्या गिवन होता है, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। कभी भी आप 100 mm की एक्चुअल, या सॉरी 10 mm की एक्चुअल शाफ्ट नहीं बना सकते। तो इसका मतलब आपके माइंड में क्या रहेगा कि भाई हमें तो खुद ही जो मेन कंपनी थी उसने ही हमें बोल रखा है कि चाहे यहां तक पहुंचा दो, चाहे यहां तक पहुंचा दो, चल जाएगा, है कि नहीं। उन्होंने लिमिट्स दे रखी हैं, चाहे यहाँ पहुंचा दो चाहे यहाँ पहुंचा दो, चल जाएगा, मेरा काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे जो फिट चाहिए वो मुझे आराम से मिल जाएगी इस चीज में भी, ठीक है। तो हमारे पास जो शाफ्ट है वो शाफ्ट कैसे दिखने वाली है आपको, हमारे पास शाफ्ट दिखने वाली है ऐसी, ये डेटम हो गया, ये हमारे पास शाफ्ट हो गई, और इस शाफ्ट के बेसिस पर ये हमारे पास लोअर एंड अपर लिमिट हो गई, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट हो गई। अब जरा सोचिएगा कि अगर मेरे पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट ये है तो इसके बीच में हमारी 100 शाफ्ट है, ये 100 शाफ्ट हो गई, डेटम से काउंट की जा रही है, डेटम से काउंट की जा रही है, ठीक है, ये 100 शाफ्ट रखी है। अब जरा सोचो कि मैं क्या कहता हूं कि जैसे ही मैंने वो एक शाफ्ट निकाली, वो सारी की सारी शाफ्ट इस 10 mm के आसपास है, मतलब मैंने क्या किया, 10 प्लस में 0.5 एंड माइनस में 0.5 ले लिया, तो इतना मुझे दिया जा रहा है, मतलब 10.5 की अपर लिमिट है और 9.5 की लोअर लिमिट है। तो इससे अंदर अंदर हमारी शाफ्ट आ चुकी है। अब क्या हुआ कि आप हो एक अनस्किल्ड लेबर, ठीक है, आपको कुछ नहीं पता, एबीसीडी भी नहीं पता कैसे मेजरमेंट होता है, क्या होता है। आपने क्या किया, आपको मैं मान लीजिए एक स्किल्ड लेबर हूं, मैं मान लीजिए वहां पर मेट्रोलॉजी या जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका हेड हूं, मेरे पास सारी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं एप्लीकेबल। मैं क्या करता हूं, मैं आपको जो अनस्किल्ड लेबर है मैं उसके हाथ में क्या थमा देता हूं, ये फिगर देखो, ये मैं थमा देता हूं, दैट इज दी प्लग गेज, ये प्लग गेज थमा देता हूं और कहता हूं ठीक है अभी क्या शाफ्ट लेके चलने, तो शाफ्ट किस में जाएगी, रिंग गेज में, शाफ्ट किस में जाएगी, रिंग गेज में, ठीक है। ये किस में जाएगा, होल में, जब मैं होल एग्जांपल लेके चलूंगा। ये जो है रिंग गेज, ठीक है, इसे रिंग गेज बोलते हैं, इसे स्नैप गेज भी बोलते हैं। स्नैप गेज क्यों बोलते हैं अभी बताऊंगा, पहले अभी जरा एग्जांपल को पूरा कर लो। ये रिंग गेज है, मैंने एक कहा गो गेज, एक कहा नो गो गेज। मैंने उससे कहा कि भाई एक गो गेज हाथ में रख, एक नो गो गेज हाथ में रख। उसे बताया भी नहीं कि गो नो गो क्या है, बस आपको मैंने क्या बोला कि ये जो है इससे भी उस शाफ्ट को गुजारने की कोशिश करो, इससे भी शाफ्ट को गुजारने की कोशिश करो, बस ये दो काम करना, ठीक है। तो क्या हुआ मैंने जो ये नो गो गेज देखा,
जब हाथ में दिया हुआ था, तो जरा सोचो कि मैंने जब ये नो गो गेज देखा, तो नो गो गेज से, जब आप तो इंजीनियर हो तो आप तो समझ जाओगे नो गो का मतलब क्या होगा, कि इसमें से शाफ्ट पार नहीं होनी चाहिए, इसमें से शाफ्ट पार नहीं होनी चाहिए। तो अगर मेरे पास एक शाफ्ट है, वो शाफ्ट कौन सी है, वो शाफ्ट मान लीजिए ये वाली है, कहां से उठा ली, ये वाली उठा ली, ऐसे एग्जाम्पल की तरह, वो शाफ्ट ये, ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये जो शाफ्ट है ये मेरी गो गेज से पार हो जाए, ये शाफ्ट, अब यहां से समझना, ये शाफ्ट मेरी गो गेज से पार हो जाए, एक शाफ्ट ही तो उठाओगे, 1000 शाफ्ट एक साथ थोड़ी उठा लोगे, एक शाफ्ट उठाई आपने, ये मेरी गो गेज से पार हो जाए, तो आपका जो मीनिंग है वो क्या है, गो गेज का डायमीटर बनाने का, ये आपने गो गेज बनाया ऐसे, ठीक है, या होल के सेंस में बना लो इसे, ठीक है। तो ये गो गेज कैसा बना, इस तरह का। इसमें जो मेरा ये वाली लिमिट है, जिसमें मेरा होल बन के आ रहा है, होल ही तो है ना उसमें, ये डेटम हो गया मेरा, ये डेटम हो गया। अभी जो आपको फिगर दिखा है ये वाला गो का कहाँ है, ये रहा, तो डेटम को मैंने रेफरेंस ले लिया, उसके बाद ये वाली चीज हो गई। अब ये वाली चीज क्या है, इसकी कहानी समझो। फिलहाल के लिए आप एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट करना चाह रहे हो, आप इसकी टॉलरेंस की अभी बात मत करो, अभी क्या करो, एक्यूरेट मेजरमेंट। तो यहाँ एक बात सोचिएगा कि एक ये वाली शाफ्ट थी, जब इसे इसके अंदर से गुजर जानी चाहिए, अगर ये गो गेज है तो गुजर जानी चाहिए, ठीक है। जैसे मैं जनरली ये लेके चलता हूँ ना ऐसे होल का, तो ये जो गो गेज है ये एक तरह का होल ही तो है, ठीक है। ये गो गेज जो है वो एक तरह का होल है, समझाया भी था आपको होल क्या होते हैं, जिनका हम जो इंटरनल सरफेस होता है उससे मेजरमेंट की बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं टॉलरेंस नहीं दिखा रहा हूँ, टॉलरेंस की बात अभी कहानी आगे आएगी। ये जो लिमिट होगी, जरा सोचना, ये जो लाइन होगी, ये वाली जो लाइन, जो इसका अपर लिमिट होगा, जो गो गेज होगा बेसिकली, अभी फिलहाल ऐसे सोचो, गो गेज एकदम आइडियल बनाया हुआ है आपने, तो वो गो गेज हमारा, ये जो लाइन है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, आई क्यू लगाओ और सोचो, ये जो डायमीटर है इसका कितना होना चाहिए गो गेज का, 10.5। 10.5 से बहुत थोड़ा सा ज्यादा होगा रियल में, बट अभी मैं आइडियल लेके चल रहा हूं, तो कितना होना चाहिए, ये 10.5। इसका मतलब क्या कि ये जो है ये होगा मेरा अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट, अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट के बराबर होगा गो गेज का डायमीटर। अभी मैंने गो बोला है, टॉलरेंसेस वगैरह नहीं बोली है, ठीक है, इसमें टॉलरेंस अभी नहीं दिखाई है। अभी क्या है, गो गेज का जो डायमीटर है, किसका, गो का जो डायमीटर है वो क्या होगा, अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट के बराबर होना चाहिए, नहीं क्यों, इससे क्या होगा कि अभी जो आपने ये वाली शाफ्ट ली थी ये तो जा ही रही है आराम से, बट जो इसमें मैक्सिमम शाफ्ट हो सकती है, जो 100 का लोड पड़ा हुआ है, उसमें जो मैक्सिमम शाफ्ट हो सकती है वो कौन सी हो सकती है, ये वाली मैक्सिमम शाफ्ट, ये वाली हो सकती है। अगर ये मैक्सिमम शाफ्ट यहां से गुजारो तो गुजर जानी चाहिए। अगर उस अनस्किल्ड लेबर को बस मैंने ये बोल रखा है कि भाई इस गो गेज से सारी शाफ्ट जितनी 100 की 100 पड़ी हैं ये सब की सब गुजर जानी चाहिए, तो ठीक है, तू बोल देना कि सही, ठीक है बस। तो यहाँ पर क्या मेजरमेंट हुआ वर्नियर से, या फिर मेजरमेंट हुआ माइक्रोमीटर से, नहीं, डायमीटर को मेजरमेंट किया ही नहीं, स्किल्ड लेबर की जरूरत ही नहीं है, आपने सीधा क्या यूज किया, गो गेज यूज किया, उसमें बार बार इन चीजों को देख लिया। तो ये वाला प्रोसेस इजी हो रहा है या फिर टफ हो रहा है, इजी हो रहा है, बहुत जल्दी हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग नहीं, आप बस देखोगे इसमें जा रहा है, ठीक है जा रहा है, ये वाली चीज होगी, फिर नो गो से चेक करना उस चीज को। तो अभी गो से पहले चेक कर लो, उसके बाद नो गो से। अगर गो में वो नहीं जा रहा है, अगर गो में वो नहीं जा रहा है, क्या, जो हमने शाफ्ट बनाया वो मान लीजिए यहां तक बना, वो इसमें नहीं गया, तो क्या होगा कि जब ये गो में ही नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये हमारी लिमिट से ऊपर बना हुआ है, तो ये रिजेक्ट हो गया, ये रिजेक्ट हो गया। अभी सिर्फ गो की कहानी समझ में आ गई, ठीक है। अब नो गो की बात कर ले, क्या हुआ, अब इस शाफ्ट को आप ऐसे नोगो में गुजारो, नोगो में क्या होगा, ये चीज हमारी रेफरेंस आ गई, ये मेरी डेटम लाइन हो गई, शाफ्ट सॉरी जो नोगो है वो यहां तक बनेगा ऐसे। क्यों बना ऐसा, क्यों बना, अब जरा सोचना कि यहां से, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसमें से शाफ्ट पार नहीं होनी चाहिए, बस मुझे मतलब इससे है कि इसमें से शाफ्ट पार नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कितना भी इंटरफेरेंस करे, उससे मुझे कोई मतलब ही नहीं है, और मैंने कोई इंटरफेरेंस फिट थोड़ी बनानी है इसमें, नहीं पार हो रही छोड़ दो, ठीक है। मुझे ऐसा थोड़ी है कि इसमें लिक्विड नाइट्रोजन में डाल के इसे थर्मली एक्सपेंड करके फिर फिट बनानी है, फिट का तो मतलब ही नहीं है, मुझे सिर्फ चेक करना है कि जा रही है नहीं जा रही है ना। तो यहाँ इस कंडीशन में क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर एक ये वाला शाफ्ट लेके चलूं, कौन सा, जैसे ये वाला ले लिया मान लीजिए, अब मैं इसको लेके चल रहा हूं, तो क्या होगा, ये चीज इसमें जाके जाएगी नहीं जाएगी, फंस जाएगी, इसका मतलब ये कौन सा है, नो गो है मेरा, ये क्या है, नो गो है। और इसमें जो मिनिमम, अब ये बताइए, इसमें जो मिनिमम शाफ्ट मेरी जा सकती है
वो कितना है जो इसका लोअर लिमिट है, तो लोअर लिमिट की सबसे छोटी शाफ्ट होगी, वो इसमें जाएगी या नहीं? नहीं, वो इसमें नहीं जानी चाहिए। मतलब इसका जो बिल्कुल लोअर है, आप जरा समझना, जो इसका जो बिल्कुल लोअर है वो आइडियली इसके लोअर लिमिट के बराबर होना चाहिए, आइडियली, ठीक है, ये बिल्कुल इसके बराबर होना चाहिए। बट क्योंकि जब आप इसको बनाओगे तब इसमें भी टॉलरेंस होंगी, है ना, तो वो अभी कहानी में बाद में बात करूंगा, पहले फिलहाल अभी इस चीज को सोचो। तो इसका जो नोगो का डायमीटर होगा वो कितना होगा, जो नोगो की डायमेंशन होगी वो कितनी होगी, वो होगी 9.5, मतलब लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट या वर्कपीस, लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट। समझ में आ गया? गो गेज क्या होगा, जिसका डायामीटर या जिसकी डायमेंशन हमारी अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट के बराबर हो, और यहां पर जिसकी डायमीटर मेरी लोअर लिमिट के बराबर हो। एग्जैक्टली बराबर हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, बट टॉलरेंसेस फिर देनी पड़ेंगी। वहीं पर आ जाते हैं हमारे और चीजें, ठीक है, अभी टॉलरेंसेस की बात करेंगे। ये चीजें यहां से क्लियर हो गई या नहीं? गो गेज एंड नो गो गेज क्लियर हो गई, ठीक है। अब इसे हम रिंग गेज बोल देते हैं, इसको हम रिंग गेज बोल देते हैं। रिंग गेज कब बोलते हैं? जब हमारे पास वर्क पीस कैसा हो, सर्कुलर। ये रिंग गेज कब कहलाती है? जब हमारे पास वर्क पीस कैसा हो। ये रिंग गेज तब कहलाती है जब हमारे पास वर्क पीस हो सर्कुलर। बट ये स्नैप गेज कब कहलाती है? ये स्नैप गेज तब कहलाती है जब मेरे पास वर्क पीस सर्कुलर ना हो, कि किसी और शेप का हो, ठीक है, अदर शेप देन सर्कुलर, अदर शेप देन सर्कुलर। अब इसमें क्या हुआ, मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसी शेप है, कैसी, ऐसी एक ट्रायंगुलर शेप है। ये ट्रायंगुलर शेप भी गो एंड नो गो वाला कॉन्सेप्ट लेके चल सकती है, बिल्कुल चल सकती है। ट्रायंगुलर शेप भी तो गो एंड नो गो का लेके चल सकती है ना। देखो ये टच करेंगे तो फंस जाएगी आगे, है तो नो गो होगी, और अगर ये सब के सब अंदर चले जाए इसका मतलब ये डायमेंशन क्या हो गई, गो की, ठीक है। तो हमें गो एंड नो गो इस चीज में भी यूज कर सकते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बस स्नैप गेज, है ना। ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस एक में क्या है कि आपकी डायमेंशन आप किसी भी पर्टिकुलर शेप के लिए यूज कर सकते हो, बट जब रिंग गेज की बात करोगे तो सर्कुलर के लिए यूज कर रहे हो, ठीक है। तो रिंग गेज के लिए बात कर रहे हो तो सर्कुलर की यूज कर रहे हो। बात क्लियर है, ठीक है। ये किसी भी डायमेंशन के लिए कर सकते हो उसके सेंस में। अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गया हमारा शाफ्ट का मेजरमेंट कैसे हुआ। क्या इसमें कोई भी आपने वैल्यू को कैलकुलेट किया? आपको बस, हाँ, और एक चीज और है, जो आपने स्टैंडर्ड डायमेंशन शाफ्ट की ली है ना, उसके लिए पर्टिकुलर एक नो गो गेज और गो गेज लेके चलना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो आप क्या लेके चलोगे, पहले से ही डायमेंशन आपने स्टैंडर्डाइज ले ली, किसी भी एक पर्टिकुलर की स्टैंडर्डाइज, तो आपको मार्केट में उस तरह के गो गेज एंड नो गो गेज मिल गए। और अगर मान लीजिए आपने स्टैंडर्ड नहीं लिया, अपने से बनाया, तो फिर आपको ये वाली चीजें ऑर्डर बनवानी पड़ेंगी, क्योंकि ये चीज कोई ऐसे नहीं है कि आपकी 100% ऐसी ही मिलेगी। ये तो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और इंस्ट्रूमेंट्स पे आपकी जो स्टैंडर्ड हैं वही तो मिलते हैं। जैसे कि 100 mm का मिल जाएगा, 10 mm का मिल जाएगा, और आपको अगर बनाना है 12.5 का, कहाँ से मिलेगा? तो उसके लिए आपको खुद से बनवाना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ जो माथापच्ची है वो कौन करेगा? वो करेगा जो इसको बना रहा है, जो इससे मेजर कर रहा है उसके लिए टेंशन ही खत्म, ठीक है। जो इससे मेजर कर रहा है उसके लिए कोई टेंशन है नहीं, क्योंकि ये चीज तो पहले से ही बन गई ना, इसकी अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट की, है ना। एक बार ये हमारे हाथ में, बस हम क्या कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं कि वो हमारे लिमिट में बना हुआ है या नहीं बना हुआ। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये क्वेश्चन जब रिवाइज करोगे तो आएगा मन में कि यार ये वाली जो अपर लिमिट लोअर लिमिट है तो कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है कि हर बार हम नया नया गेज लेके चलेंगे, बिल्कुल लेके चलेंगे। अगर आपके पास इतना प्रोडक्ट बन रहा है, इतना प्रोडक्ट बन रहा है, तो ऑब्वियस है कि आप परचेस करोगे ना उस डायमेंशन के हिसाब से। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये चीज होती है। अब ये बात समझ में आ गई है, तो अब हम टॉलरेंसेस की बात करेंगे, बट उससे पहले मैं जरा इसकी बात और करता हूँ, होल की। ये जो है हमारा, दैट इज द प्लग गेज। प्लग गेज क्या करेगा? प्लग गेज क्या करेगा, इसको और थोड़ा फिगर वाइज समझ लो। प्लग गेज क्या करेगा, आपके पास है होल, ये है मान लीजिए होल, ऐसे आपने क्या बना रखा है, एक सिलेंडर, ऐसे ये है सिलेंडर। अब सिलेंडर आपके कितने होंगे? एक हमारे पास लोअर लिमिट होगी, यस। होल का जो हमारे पास फिगर बनेगा वो यही तो बनेगा, एक लोअर लिमिट होगी और एक अपर लिमिट होगी, एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट। बात क्लियर है? अगर इसमें देखोगे तो कितने होल, मान लीजिए 100 होल, ये 100 होल दिख रहे हैं इस तरह से। अब क्या हुआ कि आपने गो गेज को जो प्लग गेज, जिससे गो गेज में कौन सा वाला हो गया, प्लग गेज। प्लग गेज का एक सिरा गो गेज है, एक सिरा नो गो गेज है। तो अगर आपने इसमें से आर पार करना है इस चीज को, मतलब इसमें से जाने देना है, तो उसका जो गो गेज का जो
अपर लिमिट ये डायमेंशन होगी, अगर आइडियल डायमेंशन की बात कर रहा हूँ, आइडियल की, है ना, तो इसमें क्या होगी, इसमें होगी हमारी इस होल की लोअर लिमिट, इस होल की लोअर लिमिट हमारी क्या होगी, गो गेज की डायमेंशन। ये सुनो, गो गेज की डायमेंशन, ठीक है, बात क्लियर है या नहीं, ठीक है। चलो उसके बाद अगर मैं नो गो गेज की बात करूं तो नो गो गेज में क्या होगा, अपर लिमिट, अपर लिमिट, अपर लिमिट क्यों, क्योंकि यहाँ जो नो गो गेज वाला पार्ट है भाई, आपने क्या किया, इस सिरे को उल्टा करके लगा दिया, पहले तो गो गेज से देख रहे हो जा रहा है, जा रहा है, अगर आपने नो गो देखा तो नो गो उल्टा लगा लिया, जा रहा है नहीं जा रहा है, ये चेक कर लो, ठीक है। या फिर अगर आपके पास इतनी लेंथी नहीं है, छोटी छोटी होल है, छोटे छोटे होल है, बहुत लंबे नहीं, तो क्या करोगे, ये गो तो चला गया, नो गो फंस गया, बस हो गया चेक कि हाँ ठीक है ना, नो गो फंस रहा है ना, बस ठीक है। तो ये वाली चीज हमें करके चलनी होती है। तो इसमें ऐसे ही लेके चलो, गो गेज हमारा आर पार हो गया, पीछे से नो गो गेज आ रहा था, उसको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो नो गो गेज जो है वो यहाँ दिखेगा कैसे, इसका डेटम ये हो गया, ये इसका जो डायमीटर होगा वो कहाँ से टच होगा, वो होगा इसके अपर लिमिट। अपर लिमिट हमारी क्या होगी, डायमीटर ऑफ नो गो प्लग गेज, ये होगी मेरी डायमीटर किसकी, नो गो। और ये क्या कहलाएगा, ये पूरा सॉलिड है, ठीक है, ये आर पार हो रहा है, मान लेते हैं, अगर गो गेज आगे निकल गया तो नो गो गेज पीछे से आके फंस जाएगा। तो उसी सेंस में ये हमारा क्या है, प्लग गेज, जो मैंने आपको फोटो में भी दिखा रखा है, ये मेरा प्लग गेज। तो इससे भी डायरेक्टली होल का मेजरमेंट हो जाएगा। ये कैसा मेजरमेंट है, दिस इज द एट्रीब्यूट और वेरिएबल, दिस इज द एट्रीब्यूट और वेरिएबल, दिस इज एट्रीब्यूट, क्योंकि इसमें आपको डायमेंशन देनी पड़ी नहीं, इसमें आपको डायमेंशन देनी पड़ी नहीं, ठीक है। हाँ जी निकी जी, 9.5 mm वाले नो गेज से 9.5 mm वाली शाफ्ट क्यों पास नहीं हो सकती। देखो मैंने क्या बोला आपसे आयुष जी, जिस टाइम पर हमारा बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली मेजरमेंट की बात करूं, ऐसा कभी होता है नहीं। और मैंने एक चीज छोटी सी रखी थी निकी जी, वहां पर आपने जो अजम्पशन ले लेता हूं उसको ना साइड कर देते हो आप। अजम्पशन मैंने क्या लिया कि कभी भी आपका गो गेज इस तरह का बनेगा, कभी भी जो ये गो गेज है या नो गो गेज है इस साइड में, वो कभी भी एग्जैक्टली ऐसा बनेगा 9.5 के हिसाब से नहीं, क्योंकि उसमें भी टॉलरेंसेस तो आएंगी ना भाई, टॉलरेंसेस तो आएंगी ना, ठीक है, टॉलरेंसेस आएंगी या नहीं आएंगी। और इसमें मटेरियल किधर, इसमें मटेरियल इधर, इसमें मटेरियल इधर, क्या होगा आपके पास जीरो टॉलरेंस। जीरो टॉलरेंस की अगर बात करोगे तो ये डायरेक्टली चली जाएगी क्या इसके अंदर, अगर ये जीरो का मिनिमम क्लियरेंस आपने जीरो रख लिया तो ये डायरेक्टली चली जाएगी क्या, सोचो कभी ऐसा होता है कि डायरेक्टली जीरो जीरो की जो क्लियरेंस फिट है वो आपका क्लियरेंस करते हुए ऐसे चली जाती है, जीरो की एग्जैक्टली जीरो, सोचना जीरो तो आप कभी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो सोचोगे कैसे, ठीक है, सोच लो इस चीज को, ठीक। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस में मत फंसा करो, ये मेट्रोलॉजी में कहीं लाई ही नहीं करते हैं, समझ रहे हो, हाँ ये मेट्रोलॉजी में कभी लाई नहीं करते कि 9.5 एग्जैक्ट कभी नहीं होता। यहाँ पर मैंने अभी समझाने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये लिया है, नहीं तो इसकी भी अपनी टॉलरेंस है और इसकी भी अपनी टॉलरेंसेस हैं, क्योंकि जब बना रहे हो तो टॉलरेंस तो लाओगे ही, ठीक है। चलो ठीक, तो यहाँ तक समझ में आ गया गो एंड नो गो गेजेस, ठीक है। चलो अब ये बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन आ जाता है थोड़ी नींद खुल जाती है, इधर फंस रहा है, क्या करता है भाई, मेजरमेंट करता है नहीं, यही तो समझा रहा हूँ 15-20 मिनट से, क्या समझा रहा हूँ कि जो प्लग गेज है वो लिमिट गेज है, और लिमिट गेज क्या है, जो कि हमारे वेरिएबल्स पर डिपेंड नहीं करता, वो आपको डायरेक्टली मेजरमेंट नहीं देगा, कोई वैल्यू नहीं बताएगा, जैसे वर्नियर या माइक्रोमीटर बनाते हैं, वो क्या बताएगा, सिर्फ चेकिंग करेगा, सिर्फ चेकिंग करेगा। तो चेक द डायमीटर ऑफ द होल इन दी वर्कपीस, ठीक है, ये है हमारा प्लग गेज, ठीक है। अगर ये स्नैप गेज या रिंग गेज होता तो क्या होता, चेक द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट ऑफ द वर्कपीस, ठीक है, शाफ्ट की डायमीटर की बात करेगा, यहाँ पर होल के डायमीटर की बात कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक, समझ में आ गया, चलो ठीक। अब देखो यहाँ पर बात आ जाती है आपकी टॉलरेंसेस की। अब देखो टॉलरेंस किसमें देनी है, टॉलरेंस किसमें देनी है, मैं छोटे से फिगर जो थे आयुष जी, अब हम टॉलरेंसेस लेके चलेंगे, अभी तो सिर्फ समझाया था, अब हम इन चीजों की टॉलरेंसेस लेके चलेंगे, ठीक है। तो इस फिगर को मैं आगे ही बना लेता हूँ, एक सेकेंड,
ठीक है, चलो थोड़ा ध्यान से समझना अब मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान से समझना क्या कि अगर मैं अपर इसको जो मैंने अब थोड़ा ध्यान से समझो इस चीज को। यहाँ पर ना आपका थोड़ा इंडस्ट्री में यूज करने वाला हूँ, इंडस्ट्रियल में भी ये चीजें छोटी छोटी आती है, बट ये ईएससी वाले पार्ट में आती हैं। और अगर आप ईएससी के एग्जाम दोगे तो उसमें आपको जो 10 सब्जेक्ट होते हैं उसके अंदर भी ये वाली चीज मिलेगी। क्या कि अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट ये यहाँ पर है, इससे क्या होगा, गो गेज है। ठीक है, ये वाली शाफ्ट जब इसके अंदर से निकालोगे तो ये आराम से निकल जाएगी। बट क्योंकि जब शाफ्ट आप बना रहे थे तो क्या होगा, इसके अंदर सॉरी जब आप गो गेज बना रहे थे तो इसके अंदर भी टॉलरेंस होंगी, इसके अंदर टॉलरेंस होंगी। तो टॉलरेंस को लेके चलोगे, कहां दिखाओगे? अगर आपने टॉलरेंस ऐसी दिखाई, अगर आपने टॉलरेंस ऐसी दिखा दी तो ये टॉलरेंस कौन सी है? ये टॉलरेंस है यूनिलेटरल। ये टॉलरेंस है यूनिलेटरल। क्यों? क्योंकि आपने क्या मान लिया, इस साइज को अपना बेसिक साइज है ना। आप सोचो जरा इस चीज को, यहां पर आप बेसिक साइज इससे ऊपर क्यों मानोगे और क्या मटेरियल के इससे ऊपर रखोगे? मतलब ही नहीं है। आपको इससे अपर लिमिट से मतलब है। अगर देखो इससे ऊपर चले जाएगा तो फिर बेकार हो गया ना। अगर आप बेसिक साइज मतलब मटेरियल इससे ऊपर रखे और फिर इसको यूज करो तो बेकार है आपके लिए। आप क्या लेके चल रहे हो यहाँ पर लेके चलो यूनिलेटरल टॉलरेंस। किसकी? अपने इंस्ट्रूमेंट की, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसकी हेल्प से आप यूनिलेटरल टॉलरेंस लेके चल रहे हो। ये हमारी टॉलरेंस किसकी है? शाफ्ट की। इसके ही रेफरेंस में 10.5 था। तो आपके मन में क्या होगा? आप खुद सोचो ना, आपको क्या दिया जाता है? जब आपको गेज बनाने को दिया तो क्या वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही गेज बनेगा? है ना, वो भी तो आपका लोड प्रोडक्शन है गेज का। जो लोड प्रोडक्शन गेज का है, और आपने क्या करना है, आपकी जो शाफ्ट की अपर लिमिट है वो 10.5 है। आपको पता है अपर लिमिट में 10.5 है। तो गेज आप किस तरह का बनवाना चाहोगे? आप किस तरह का गेज बनवाना चाहोगे? 10.5 से लेके ऊपर, है ना। आप टॉलरेंस तो दोगे, जब गेज बनेगा तो उसकी भी टॉलरेंस जाएगी। ऐसा तो है नहीं एग्जैक्टली 10.5 का बन जाएगा, नहीं। तो आपको जो टॉलरेंस देनी है वो इस तरह से दो ना, आप खुद चालाकी खेल जाओ ना, 10.5 से ऊपर। मतलब कहीं ना कहीं 10.5 का हो सकता है, जरूरी नहीं है कि 10.5 का आपके ही कंपनी में आए। समझ रहे हो कि किसी और कंपनी में गेज बन रहे थे और उस गेज में से आपके 100 गेज बने। 100 गेज में से हो सकता है एक गेज कहां हो, 10.5 पर हो सकता है। वो आपको मिल गया, बेस्ट। अब वो नहीं मिला तो समझो ना इस चीज को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर वो गेज आपको उस कंपनी में से, जब आपकी कंपनी में आया गेज बन के, तो उसने तो 100 बनाए थे, उसने 100 कंपनी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब उसने कैसे बनाए थे? उसने बनाए थे 10.5 से लेके कहां तक, 11 तक। यहां आप सोचो, यहां क्या हुआ, 10.5 इसका बेसिक साइज है, एंड यही बेसिक साइज में मैंने क्या जोड़ा, +0 लोअर डेविएशन एंड प्लस में 0.5 अपर डेविएशन। समझ रहे हो मैंने क्या रखा? मैंने जब गेज बनाने के लिए इस कंपनी को दिए, इस एक्स कंपनी को दिए मैंने गेज बनाने के लिए, अपना भी गेज, ऐसे इसके पास 100 ऑर्डर आ गए। अब जो 100 ऑर्डर आते हैं तो क्या होगा, उनकी सबकी लिमिट क्या दे दी मैंने, 10.5। तो 10.5 से बस ऊपर रखना है। ठीक है, 10.5 से भी ऊपर रखा, 100 की यही डिमांड थी कि 10.5 हमारा बेसिक होना चाहिए, उससे ऊपर ही रखना। ये हमारा लोअर डेविएशन है, फंडामेंटल डेविएशन 0 होना चाहिए, उसके ऊपर ही रखना। ठीक है, या फिर वो बन जाए तो बेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी गेज बनेंगे वो सब 10.5 से ऊपर बनेंगे। ठीक है, तो इससे होगा क्या, अगर आपकी कंपनी में ये इंस्ट्रूमेंट आ जाए गलती से, अगर आपकी कंपनी में ये इंस्ट्रूमेंट आ जाए, कौन सा, ये वाला, है ना, थोड़ा सा ऊपर, तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 10 इसकी वैल्यू मान लेते हैं 10.55 या 10.6 मान लो। ये वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये वाली, ये वैल्यू कितनी है, मान लीजिए 10.6 है। अब आप किससे मेजर करोगे, आप क्या इस गेज को मेजर करोगे कि हाँ भाई इस गेज का कितना मेजरमेंट है, एक्चुअल कितना है, ये मेजर करोगे? ऐसे तो नहीं करोगे ना, गेज जो बन के आ गया वो बन के आ गया। अब उस गेज से ही आपको क्या करना है, शाफ्ट को देखना है। तो अब जो ये मेरी शाफ्ट बनेगी ये 10.5 की बन सकती है, और हो सकता है कि जब मैंने बनाया था तो ये किसकी बन सकती थी, 10.6 की भी बन सकती थी। जब मैंने बनाया था 10.6 की भी बन सकती थी। अब वो जो 10.6 की है वो इसके थ्रू तो ओके है ना, इसके थ्रू ओके, हम कह सकते हैं 10.6 ओके है, चली गई। ठीक है, अब वो 10.6 या 10.55 वो तो ओके हो गई, जबकि वो ओके नहीं होनी चाहिए थी। बात मेरी समझ में आ रही है कि जो गो गेज की टॉलरेंस है, अगर वो मुझे
ये वाले जो पार्ट हैं, ये वाले जो पार्ट हैं, इनको जाने दे, जो एक्स्ट्रा में बन के आ रही है 10.5 से ऊपर 10.6 तक, ये वाली चीजें जो एक्स्ट्रा में आ रही हैं, उनको अगर ये वाली टॉलरेंस जाने दे रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोड्यूसर ने क्या कहा कि ठीक है भाई ये चली गई, प्रोड्यूसर ने कहा कि हाँ ये वाली इतनी है, हाँ ये वाली इतनी है, प्रोड्यूसर ने तो ये बोल दिया। बट ये क्या है, ये क्या है, प्रोड्यूसर मतलब जो मैन्युफैक्चरर था जिसने ये वाली चीजें मेजरमेंट की थी, प्रोड्यूसर जो मैन्युफैक्चरर था जिसने ये वाली चीजें मेजर की थी, बात क्लियर है। तो उसने तो ये बोल दिया कि हाँ भाई इसके हिसाब से चीज जा रही है। तो इसमें रिस्क किसका हुआ? अगर 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 ये गलती से समझो जरा इस चीज को, अगर ये वाले पार्ट गलती से चले जाते हैं, ओके तो कर दिए प्रोड्यूसर ने, समझो इस चीज को, प्रोड्यूसर ने क्या कर दिए, ओके कि हाँ भाई ठीक है, हाँ मैंने कहा कि ठीक है ये जा रहा है, 10.6 वाला भी चला गया, 10.6 वाला चला गया तो ओके हो गया। ये किसको परेशान करेगा, ये किसको परेशान करेगा, ये है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, असेंबली में, और असेंबली कौन करवा रहा है, जो कंज्यूमर है, जिसने इससे लिया है, जैसे टाटा, जिसने अपने उस किससे लिया है, जिसने अपने पर्टिकुलर वेंडर से लिया है, जो वेंडर है, जो सप्लायर है, उससे लिया है। तो यहाँ पर किसको रिस्क पड़ेगा, यहाँ पर किसको रिस्क पड़ेगा, कंज्यूमर को, कंज्यूमर, वेंडर नहीं, वेंडर को नहीं, कंज्यूमर को, जो टाटा है, क्योंकि उसके पास गलत प्रोडक्ट चले गए, जबकि प्रोड्यूसर ने कहा ठीक है कोई बात नहीं भाई, मेरी तरफ से तो ओके है सब, मेरी तरफ से तो ओके है, इस टॉलरेंस में मेरा ये भी है, और मेरी तरफ से तो ओके था, मैंने तो पास कर दिया, आपके यहाँ पर जाके असेंबली नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ, आप तो चाहे चेक कर लो, फंस गए ना। तो ये वाला जो पार्ट है, जो इतना कहा गया, जिस टॉलरेंस के बेसिस पर कहा गया कि ये टॉलरेंस का जो एक्स्ट्रा पार्ट है, उसको हम बोलते हैं रिस्क, रिस्क लेके बना हुआ पार्ट इतना, ये टॉलरेंस है जो कि है रिस्क वाली, ठीक है। ये वाला जो टॉलरेंस वाला पार्ट गया, वो कौन सा गया, रिस्क वाला पार्ट, ठीक है। तो आपको इन चीजों को क्या करने की कोशिश करनी होती है, अवॉइड, ठीक है। तो इसी के बेसिस पर जो टॉलरेंस ग्रेड्स होती हैं, वो हमारी बायलैटरल भी होती हैं एंड यूनिलैटरल भी होती हैं। बट ये जो यूनिलैटरल एंड बायलैटरल टॉलरेंसेस हैं, ये किसने स्पेसिफाई कर दी, पहले ही आईएसओ ने, मैंने नहीं, ये किसने स्पेसिफाई कर दी, आईएसओ ने। आईएसओ ने कहा, क्या कहा कि भाई देखो ऐसा है, कंज्यूमर को रिस्क नहीं आना चाहिए, कंज्यूमर को रिस्क नहीं आना चाहिए। तो अब जब देखा गया तो क्या हुआ कि कंज्यूमर को रिस्क अगर नहीं आ रहा, तो प्रोड्यूसर तो जो प्रोडक्शन कर रहा है उसको तो बहुत ज्यादा रिस्क हो जाएंगे। अगर दोनों साइड ही प्रोडक्शन रिस्क ले लिया जाए, तो प्रोडक्शन रिस्क कैसा होगा, प्रोडक्शन रिस्क और समझ लेते हैं। प्रोडक्शन रिस्क कैसा होगा, जो प्रोड्यूसर को रिस्क हो वो कैसा। अगर मैंने आपसे कहा कि ये जो लिमिट है, टॉलरेंस आपका जो नो गो है, समझो मेरी बात को, जो नो गो है उसकी टॉलरेंस मैंने कहां दे दी, उसकी टॉलरेंस दे दी मैंने यहां पर, ये वाले, समझना जरा, जो नो गो है उसकी टॉलरेंस दे दी मैंने यहां पर। अब सोचो जरा, जो यहां से एक्स कंपनी से बन के आया मेरे पास नो गो, वो ये ना आके वो ये आ गया मेरे पास, समझना जरा इस चीज को, वो ये ना आके ये आ गया, कौन सा, ये ऐसे, ये रेंज आ गई। अब इससे आप चेक कर रहे थे, क्या हुआ, इससे आप चेक कर रहे थे क्या हुआ, जब आपने 9.5 की बना ली थी, जो कि उसको चाहिए थी, किसको, प्रोड्यूसर को, ये पास हो गई, जानी क्या थी, नोगो, मतलब जानी नहीं थी, ये चली गई। अब क्या हुआ, 9.55 की, वो भी प्रोड्यूसर के लिए सही हो सकती थी, कंज्यूमर के लिए सही हो सकती थी, 9.55 की तो बेस्ट है ना, टॉलरेंस के अंदर आ गई, मतलब वेस्ट है। तो 9.55 की अगर वेस्ट थी, तो ये जो 9.55 की है, अभी ये क्या हो रही है, नोगो में से पास हो रही है, नोगो में से पास हो रही है। अब प्रोड्यूसर क्या कर देगा, इसे रिजेक्ट, यार ये तो पास हो गई, ये तो खराब हो गई, बट फंस गया वो, क्योंकि उसने एक्चुअल में 9.55 वाली को रिजेक्ट कर दिया। तो ये किसका रिस्क हुआ, ये कंज्यूमर का हुआ क्या, कंज्यूमर को तो टेंशन ही नहीं आ रही है अभी, कंज्यूमर के पास तो प्रोडक्ट अभी पहुंचे नहीं, अभी तो प्रोड्यूसर ने उसको हटा दिया। इसका मतलब ये जो रिस्क है, ये किसका कहलाएगा, प्रोड्यूसर रिस्क, जो प्रोडक्शन कर रहा है उसका रिस्क है ना। तो अगर दोनों ही टॉलरेंसेस मैं प्रोडक्शन की तरफ लगा दूं, मतलब थोड़ा फील करो इस चीज को, अगर मैं इस शाफ्ट की, आप थोड़ा इस चीज को ऐसे समझो, अगर मैं इस शाफ्ट की जो टॉलरेंसेस हैं वो ऐसे दी हैं, जो मैंने कहानी बता दी वो तो हो गई, अब इस चीज में थोड़ा अगर फील कर सकते हो तो हो जाएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। ये क्या है, ये है मेरी टॉलरेंस किसकी, शाफ्ट की, ये हो गई मेरी शाफ्ट टॉलरेंस, जो कि मुझे कंपनी ने दी थी, टाटा ने दी थी कि हाँ भाई इतना मुझे बनाना है, दिस इज द LL, दिस इज द अपर लिमिट, ठीक है। अब
यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए गो गेज, ये ऐसे हो गया, ठीक है। यहाँ पर होना चाहिए नो गो गेज, जो कि हो गया यहाँ ऐसे। अगर मैं आपसे कहता हूं, अब मुझे इसका आंसर चाहिए आपसे, अगर कहानी समझ में आ गई है तो, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैं टॉलरेंस इन दी गेजेस, एक है मेरे पास रिंग गेज में नो गो गेज, एक है गो गेज, टॉलरेंसेस मैं यूनिलेटरल रखता हूं, और कैसे रखता हूं, इसको बेसिक मान के, और ये इसमें टॉलरेंस दे दी, ठीक है। इसको बेसिक मान के, मेरी बात को समझो, इसको बेसिक मान के ये मैंने टॉलरेंस दे दी। टॉलरेंस समझ रहे हो, नीचे वाली दी है, नीचे बेसिक साइज मेरा ये रहा, अपर लिमिट ये रही, क्योंकि टॉलरेंस तो मैं इधर भी दे सकता हूं ना, किसने मना किया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, ये था अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट के बराबर, ठीक है। ये मैंने टॉलरेंस दे दी, इसमें पीछे की तरफ ना बने, आगे की तरफ बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने टॉलरेंस दिया। अब ये बताइए कौन से वाले रिस्क हैं ये दोनों ही रिस्क किसके हैं, प्रोड्यूसर के। क्यों, क्योंकि इसमें एक नुकसान हो गया, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट वो फंस गया, वो गो नहीं हो पा रहा ना। अगर हमारे पास गलती से ये वाला इंस्ट्रूमेंट आ गया, समझो जरा, अगर गलती से मेरे पास ये वाला इंस्ट्रूमेंट आ गया, कौन सा, ये वाला, ये आ गया मेरे पास गो गेज, तो फंस गया ना ये वाला मटेरियल, ये मटेरियल फंस गया। आपके पास शाफ्ट थी 10.5 तक, यहां तक, तो ये तो आराम से निकल जाती, 10.5 के अंदर अंदर ये निकल जाती, बट 10.5 की जगह मुझे मिला ये वाला, ये मिला कितना मुझे, मान लीजिए 10.2 का मिला, तो 10.2 मतलब 10.2 से 10.5 तक का सब फंस गया। उसको आप रिजेक्ट करोगे, प्रोड्यूसर रिजेक्ट करेगा, जबकि ये बना सकता था अच्छे से। तो इसे हम बोलते हैं हमारा प्रोड्यूसर रिस्क। ये क्या है मेरा प्रोड्यूसर रिस्क। और अगर मैंने यहां पर भी ऐसे ही दी कि इसका बेसिक साइज तो इसके साथ मैच कर दिया, बट टॉलरेंस दे दिया यहाँ पर, टॉलरेंस दे दिया यहाँ पर, जबकि उसमें नीचे दिया, इसमें ऊपर दे दिया टॉलरेंस, बात समझ रहे हो। तो अगर मैंने ऐसे दे दिया, तो ये भी क्या हुआ मेरा, फिर से जो अभी समझाया था कि इसमें मेरी जो 9.5 से लेके 9.55 तक की वो सारी बेकार हो गई, है ना। उसको तो गो चली गई, वो चली गई। अब जब चली गई तो उनको हमने खराब कर दिया, जबकि वो एक्चुअल में क्या थी, 9.5 से ऊपर थी, सही थी, बट वो चली गई, वो तो बेकार हो गई। आपने जैसे देखा कि हाँ वो जा रही है इसमें, मतलब वो बेस्ट है, ठीक है। तो यहां पर ये दोनों ही क्या है, प्रोड्यूसर रिस्क। तो क्या हुआ, जब दोनों ही प्रोड्यूसर रिस्क हो रहे हैं तो भी यार नुकसान। आईएसओ ऐसे कैसे कर दे कि भाई कंज्यूमर को भी पूरा फायदा, प्रोड्यूसर को पूरा नुकसान, ऐसा भी नहीं होगा। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि प्रोड्यूसर को भी नुकसान हो और कंज्यूमर को भी नुकसान हो, दोनों का नुकसान होगा, तो दोनों की जेब ठीक रहेगी, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाया, और ठीक है, और यहाँ पर जो, ठीक है, हाँ, दोनों ही चीजों को बराबर करना था। तो यहाँ पर जो उन्होंने स्टैंडर्ड्स दिए, उनके हिसाब से आधा कंज्यूमर पर जाएगा, आधा प्रोड्यूसर पर जाएगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर स्टैंडर्डाइज किया गया कि एक तो हमारा किस में जा रहा है, एक हमारा किस में जा रहा है, इसके हिसाब से दिस इज द कंज्यूमर रिस्क, और यहाँ पर इसको नीचे लेके चलना है, दिस इज द प्रोड्यूसर रिस्क, एंड इसको अगर नीचे लेके चलें तो दिस इज द कंज्यूमर रिस्क, ठीक है। हाँ, तो यही करते हैं आईएसओ के बेसिस पर, हम कंज्यूमर रिस्क एंड प्रोडक्शन रिस्क दोनों को लेके चलते हैं। कंज्यूमर एंड प्रोडक्शन दोनों रिस्क कैसे हो जाएंगे, अब इस वाले फिगर में देखो, और ये आईएसओ के स्टैंडर्ड्स हैं, है ना, जो मैं लेके चल रहा हूँ अभी। क्या कि ये हो गया शाफ्ट, मैं शाफ्ट के हिसाब से समझा रहा हूँ, होल पे भी आप लेके चल सकते हो, कि अगर मैंने ये वाली टॉलरेंसेस ये लेके चला, और अब मैं जो गो गेज थी, उस गो गेज में मैंने टॉलरेंस कहाँ लेके चला, उस गो गेज की टॉलरेंस में लेके चला यहाँ पर ऐसे, गो गेज की टॉलरेंस कहां लेके चला, नीचे। तो नो गो गेज की कहां लेके चलूंगा, क्योंकि ये क्या मिल गया मुझे, दिस इज दी प्रोड्यूसर रिस्क और कंज्यूमर रिस्क, दिस इज दी प्रोड्यूसर रिस्क और कंज्यूमर रिस्क। ये हमारा प्रोड्यूसर रिस्क है, कंज्यूमर रिस्क है, किसी का भी रिस्क नहीं है। क्या बात है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान दो इस चीज पर। ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट है, बहुत बढ़िया, चलो कम से कम कुछ तो, कोई तो ध्यान दे रहा है, ठीक है। ये शाफ्ट है, इस शाफ्ट को आपने गो गेज से निकाला, गो गेज से निकाल रहे हो, मैं कह रहा हूं गो गेज में अपर लिमिट की तो बनानी ही थी, मैंने क्या किया कि मैंने नीचे की तरफ और बना दिया, मैंने जो टॉलरेंस दिए हैं वो नीचे की तरफ दे दिए इसे, तो ये बनाने के लिए टॉलरेंस तो दोगे ना, और जब टॉलरेंस दोगे तो आपको यहाँ पर टॉलरेंस दे दी, आपके पास ये वाला भी तो आ सकता है, और अगर ये वाला होल बन के आ गया गो गेज वाला, तो इसमें फंस गई ना ये शाफ्ट जाने से भाई, और जैसे ये फंस गई शाफ्ट जाने से, तो आपको प्रोड्यूसर का रिस्क बना, प्रोड्यूसर का रिस्क हुआ ये, या फिर ये कंज्यूमर का हुआ, प्रोड्यूसर को नुकसान हो रहा है ना, क्योंकि जो उसके पास अच्छी शाफ्ट थी वो भी खराब कर दी, वो जब जा ही नहीं रही तो रिजेक्ट करोगे नहीं करोगे, और जब रिजेक्ट करोगे तो प्रोड्यूसर का रिस्क हो गया ना,
घुसा लो भाई, घुसा लो, ना घुसाओगे तो ऐसे ही रह जाओगे, फिर घुसा लो। ठीक है, समझ गए? चलो अब क्या है, अब क्या है, अब है हमारे पास नो गो गेज। अगर मैं नो गो गेज की बात करूं तो, नो गो गेज की बात करूं तो नो गो गेज कैसे बनाओगे, इसीलिए पहले आइडियल बनाया था, अपर लिमिट आइडियल, लोअर लिमिट आइडियल। ठीक है, उसके बाद आप यूनिलेटरल दे रहे हो, अभी तो बायलेटरल पे पहुंचे भी नहीं हो, फिर कहोगे कि पता नहीं क्या क्या हो रहा है। यूनिलेटरल है ये यूनिलेटरल है, तो यूनिलेटरल में आप क्या करोगे, यूनिलेटरल में आपको एक जगह प्रोड्यूसर रिस्क हो गया तो दूसरी जगह कंज्यूमर रिस्क दोगे, कंज्यूमर रिस्क दोगे तो यूनिलेटरल डायमेंशन नीचे की तरफ लेके चलोगे, क्योंकि ऊपर की तरफ अगर लेके चले गए तो वहां पर फंस जाओगे। ठीक है, समझ गए? अगर ऊपर कर देंगे तो कहां को जा रहा है, प्रोड्यूसर का रिस्क जा रहा है। मुझे प्रोड्यूसर नहीं भाई, एक जगह प्रोड्यूसर ने रिस्क उठा तो लिया, शाफ्ट में एक जगह प्रोड्यूसर ने रिस्क उठा लिया तो दूसरा रिस्क कंज्यूमर को जाएगा। यही है मेरे आईएसओ स्टैंडर्ड। वो मैंने अभी समझाने के लिए कहा, कौन सा वाला, वो मैंने अभी समझाने के लिए कहा था कि एक कंज्यूमर हो गया, सॉरी दोनों ही प्रोड्यूसर हो गए, तो दोनों प्रोड्यूसर आपको नहीं करने हैं। आपको क्या करना है, ये यार ये बेसिक लिमिट ये वाली थी, कलर इसलिए इतने सारे यूज कर रहा हूँ, फिर भी ये है मेरी लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट से आइडियल बनाओगे ना, लोअर लिमिट से आइडियल बनाओगे, फिर कहाँ रखोगे, टॉलरेंस देनी तो पड़ेगी, आइडियल आइडियल ही बनेगा फिर। तो यहाँ ऊपर रख रहे हो, ऊपर रख रहे हो तो फिर प्रोड्यूसर रिस्क फंस गया। ठीक है, तो आपको क्या रखना पड़ेगा, ये रखना पड़ेगा नीचे, एक कंज्यूमर एक प्रोड्यूसर। तो यहाँ पर ये जगह नीचे रखोगे तो क्या होगा, कंज्यूमर को कैसे गया, अब जरा फील करो कंज्यूमर को कैसे गया। आपने कहा नो गो गेज है ना, आपकी शाफ्ट 9.5 की बनी हुई थी, ठीक है, आपने गलती से ज्यादा टर्निंग कर दी, ये कितने की बन गई, 9.4 की, ये बन गई 9.4 की, ये जो 9.4 की है ये पास हुई क्या इससे, नहीं, और ये है क्या, नो गो या गो, नो गो, तो ओके कर देगा या नहीं वो, कि भाई ये नहीं पास हो रही मतलब ओके है। ठीक है, और इधर से क्या हो गई पास, इधर से तो 9.4 आराम से पास हो ही रही है, इसका मतलब वो साफ क्या है, ओके। जबकि कंज्यूमर क्या करेगा कि भाई ये तो 9.4 की आ गई, तो ये रिस्क किसका है, ये है कंज्यूमर का, यहां से यहां तक क्या जा रहा है, ये कंज्यूमर रिस्क। तो दोनों उठाएंगे, लोड दोनों उठाएंगे कॉस्ट का। ठीक है, तो ये है मेरा कंज्यूमर रिस्क। तो आईएसओ ने दोनों को एक साथ दे दिया कि भाई ऐसा है, अगर उसका रिस्क तो आपका भी कंज्यूमर रिस्क। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब ये कौन सी टॉलरेंसेस थी, ये थी मेरी यूनिलेटरल टॉलरेंसेस। क्या हो सकती हैं, बायलेटरल भी। ठीक है, अगर आप ऐसे ना करके कौन से वाले में पहुंच गए, कौन से वाले में, प्लस एंड माइनस। ठीक है, अब आप पहुंच गए प्लस एंड माइनस में, तो प्लस एंड माइनस में कैसे, साफ्ट से ही एग्जांपल लेके चल रहा हूं। ये देखो, ये हो गई मेरी साफ्ट, ठीक है, ये हो गई साफ्ट। अब मैंने कहा गो गेज, गो गेज बना लो, गो गेज हो गई ये, आइडियल ये हो गई, आइडियल ये हो गई, ठीक है, आइडियल ये हो गई। इधर आइडियल कौन सी हो जाएगी, इसका लोअर लिमिट पहले चेक करो, दिस इज द लोअर लिमिट। ठीक है, आइडियल हो गई ये, आइडियल हो गई ये, ठीक है, ये हो गई आइडियल। अब तो चल के नहीं दे रहा, चल ठीक है। तो यहाँ हम बात क्या कर रहे थे, अगर मैं बाइलेटरल टॉलरेंस की बात कर लूं तो बाइलेटरल टॉलरेंस क्या होंगी भाई, ऑब्वियस है, आपने आइडियल ऐसे बनाना था तो टॉलरेंस इसी बेसिक साइज के ऊपर दोगे, आपने दे दी इस बेसिक साइज के ऊपर ऐसे टॉलरेंस एंड ऐसे टॉलरेंस। अब सोचो जरा, दोनों रिस्क आ गए एक साथ, आ गए या नहीं। देखो यहाँ पर ये जो है ये बाइलेटरल है ना, तो अगर ये शाफ्ट मेरी इसमें से जा रही है, ये वाला पार्ट इतने में जा रहा है, तो ऑब्वियस है ये वाला क्या होगा, ये जो शाफ्ट जो एक्स्ट्रा साइज की बनी हुई थी गलती से बनेंगी ऑब्वियस है, तो जो ये वाली साइज है, ये वाले साइड्स हैं, वो किसके लिए रिस्क जा रहे हैं, वो कंज्यूमर के लिए जा रहे हैं, क्योंकि वो पास हो रहे हैं, क्योंकि वो पास हो रहे हैं इस वाले से। आपको हमेशा क्रिटिकल सोचना है कि आपकी जो कंपनी है उस कंपनी में यही वाला आ गया, सबसे ऊपर वाला, आपकी कंपनी में गलती से यही आ गया है, आपको हमेशा इससे आंसर देने हैं। आपके पास गलती से ये आया है और इसमें आपके पास गलती से कौन सा आएगा, नीचे वाला, तो आपके पास क्रिटिकल आंसर आएंगे। और उसी क्रिटिकल आंसर से यहाँ पर एक तो हुआ कंज्यूमर रिस्क, कंज्यूमर रिस्क कौन सा है मेरा, ये वाला, ये क्या होगा मेरा कंज्यूमर रिस्क, हो गया नहीं।
ठीक है, गलती से चला गया 10.5 से ऊपर भी, ठीक है, और 10.5 से नीचे के जो थे, ठीक है, वो क्या प्रोड्यूसर रिस्क होंगे? आंसर दो, वो क्या मेरे प्रोड्यूसर रिस्क होंगे? ये वाला जो पार्ट है ये मेरा प्रोड्यूसर रिस्क होगा क्या? ठीक है, ठीक, वो चला गया, वो चला गया, ठीक है, तो ये वाला पार्ट है मेरा कंज्यूमर रिस्क, ठीक है, जो छोटा सा ये वाला पार्ट है। और ये वाला पार्ट इसमें क्या होगा, इसमें आप सोच लेते हैं, इसमें आप सोच लेते हैं, इसमें बायलैटरल बनाओ, बायलैटरल क्या होगा, ऐसे एंड ऐसे, ठीक है। अब ये वाला पार्ट जो है वो इसमें फंसेगा, क्योंकि आपको क्रिटिकल क्या लेके चलना है, क्रिटिकल लेके चलना है आपको, ये वाला पार्ट क्रिटिकल लेके चले आप, ये वाला। तो इसमें किसको रिस्क होगा, इसमें किसको रिस्क होगा, ये वाला किसके साथ जा रहा है, ये नोगो जा रहा है, नोगो जा रहा है, तो किसके साथ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, इस चीज को फील करो पहले जरा, ये नोगो जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, ये भी कंज्यूमर, ठीक है, ये भी कंज्यूमर, कहाँ वाला पार्ट समझो जरा, कहाँ वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये भी कंज्यूमर। तो कंज्यूमर हमेशा रिस्क कब लेगा, जब उसको लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट से एक्स्ट्रा मटेरियल मिले, तो ये भी कंज्यूमर, बट कंज्यूमर के पास कौन सा वाला रिस्क, बायलैटरल में नीचे वाला, ऐसे ही इसमें बायलैटरल में इससे ऊपर वाला। तो अब ये सोचो जरा, बायलैटरल वाला कंज्यूमर को ज्यादा नुकसान दे रहा है या नहीं दे रहा है, दोनों साइड से कंज्यूमर को आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हम क्रिटिकल को लेके चले, क्रिटिकल को लेके चले। बट अगर गलती से मैंने ये वाला ले लिया, तो अब जरा उसके बारे में एनालिसिस करो, आप कहोगे फिर कि आपके लिए बेस्ट कौन सा रहेगा, उसके बाद आपसे खुद से आंसर पूछूंगा बेस्ट कौन सा रहेगा, ठीक है, कि हम आईएसओ की तरफ से कैसे जाएंगे, बायलैटरल जाएंगे, यूनिलैटरल जाएंगे। अभी आंसर खुद ही दोगे आप आंसर, आपने क्रिटिकल कंडीशंस ये ले लिए, दोनों ऐसे और ऐसे, है ना भाई, दो कंडीशन क्रिटिकल, अब ऐसे लोगे, इसमें सोचो जरा क्या हो गया, व्हाइट वाली जो कंडीशन है, इसमें क्या हुआ, इसमें मेरा ये वाला जो पार्ट है वो तो कंज्यूमर रिस्क है, जबकि ये वाला पार्ट किसका गया, प्रोड्यूसर का। तो अब जरा सोचो कि अभी जब हमने ये वाला ले लिया तो उसमें कंज्यूमर तो था ही था, साथ ही प्रोड्यूसर रिस्क भी बन गया, साथ ही प्रोड्यूसर रिस्क भी आ गया। कब आया, कहानी अगर सुन रहे हो तो समझ में आ रही होगी, कब आया, जब यहाँ पर ये एक्सट्रीम पहुंचा है तब प्रोड्यूसर रिस्क भी आया। अब अगर ये एक्सट्रीम पहुंच गया व्हाइट वाले से, तो इसमें क्या प्रोड्यूसर रिस्क आएगा, बिल्कुल आ गया। ये वाला क्या हो गया, ये इसके लिए प्रोड्यूसर रिस्क, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बायलैटरल में तो कंज्यूमर फंसा ही फंसा, बायलैटरल में कंज्यूमर फंसेगा ही फंसेगा, इसलिए आईएसओ किधर की तरफ जाएगा, यूनिलैटरल या बायलैटरल, यूनिलैटरल। और कौन से यूनिलैटरल, जो उसने स्टैंडर्ड दे दिए, जो उसने स्टैंडर्ड दे दिए कि कंज्यूमर को भी आधा नुकसान हो और प्रोड्यूसर को भी आधा नुकसान हो, ठीक है। किसमें नहीं, इसमें बहुत ज्यादा हो रहा है, इसमें दोनों साइड से हो रहा है, ये भी तो सोचो। इसमें अगर हम क्रिटिकल लेके चलें जिसमें प्रोड्यूसर कंज्यूमर दोनों को हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें इस साइड से भी है और इस साइड से भी है, दोनों एरिया आ गए। जबकि इसमें क्या था, इसमें प्रोड्यूसर को सिर्फ और सिर्फ ये वाले थे, इन पार्ट की टेंशन लेनी थी, जबकि इसमें तो प्रोड्यूसर को ये वाले भी गए ना बायलैटरल में, है ना, डबल हो गया, उसका रिस्क डबल हो गया, ठीक है। तो कोशिश हमें यही रखनी है कि जो हमारा टॉलरेंस हो वो हमारा इस तरह से ना हो कि कंज्यूमर पे ही पूरा लोड पड़ जाए या प्रोड्यूसर पे ही पूरा लोड पड़ जाए, कंज्यूमर को थोड़ा मिले, प्रोड्यूसर को थोड़ा मिले, ठीक है। तो यूनिलैटरल टॉलरेंसेस हम जनरली लेके चलते हैं, ठीक है। कहानी समझ में आ गई या नहीं, कंज्यूमर रिस्क और इसकी, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, ये मैंने एक्चुअली वर्डिंग यहाँ लिख रखी है, इनको वहां पर नोट कर लेना, ठीक है। जो समझाया उनकी छोटी छोटी वर्डिंग है वो वहां पर नोट कर लेना, क्योंकि इसके नीचे बनाएंगे तो फिर वो स्पेस ऐसे नहीं हो पाता है, ठीक है। नेक्स्ट बायलैटरल सिस्टम है, इसमें भी मैंने वही चीजें लिख रखी है, ये जो लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वियर अलाउंसेस है, ऑब्वियस है वियर अलाउंसेस लेके चलोगे या नहीं, क्यों, जो मैंने आपसे बोला अभी, जैसे कि आयुष जी आपने पूछा था कि बिल्कुल एग्जैक्ट लेके चलोगे क्या, तो एग्जैक्ट नहीं होता है, क्या लेके चलोगे, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा एक्स्ट्रा। अगर आपको गो गेज लेके चलना है तो क्या करोगे, थोड़ा सा ऊपर, अपर लिमिट से थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि उसे आने दो, ठीक है। अपर लिमिट से थोड़ा सा ऊपर लोगे क्योंकि उसे आने दो, बट नो गो गेज में आप लोअर लिमिट से थोड़ा नीचे लोगे जिससे कि उसे मत आने दो, रोक सको। तो वियर अलाउंसेस आपको लेने जरूरी है, ठीक है, बट ये बहुत ही कम होंगे, जैसे कि 5.0000001 ऐसे भी ले लो, वियर अलाउंसेस हमें थोड़े तो लेने पड़ेंगे, ठीक है, वो चीज है, बट बहुत ज्यादा मत लेना, फिर गड़बड़ कर दोगे, तो वो हमारे टॉलरेंसेस हो जाएंगे अगर बहुत ज्यादा, तो वियर अलाउंसेस आपको लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो उसकी वर्डिंग मैंने ये लिख रखी है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जो मैंने अभी समझाया इतने में, ठीक। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को करो, बट इसमें मुझे थोड़े डाटा क्लियर करने हैं आपको।
इसमें मुझे आपको ठीक है क्या किया, ये हमारा नो गो गेज है तो नो गो गेज ये दिखा दिया। ठीक है, अब टेलर्स प्रिंसिपल सिर्फ और सिर्फ इसी पर नहीं लग रहा शाफ्ट पर, शाफ्ट इजी होता है समझना इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या लेके चलना है, अगर मैं अपर लिमिट वाली चीज को लेके गया तो क्या है, अपर लिमिट वाली चीज को लेके गया तो क्या है, मेरे पास मैक्सिमम मटेरियल है या मिनिमम मटेरियल है, यहाँ पर मैक्सिमम मटेरियल। अगर अपर लिमिट वाली शाफ्ट को लेके चला तो सबसे ज्यादा मटेरियल इसी वाली शाफ्ट में होगा, मैक्सिमम मटेरियल। टेलर साहब ने क्या बोला कि दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, अब प्रिंसिपल है तो उनकी वर्डिंग रटनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा भाई क्या बोला था। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द गो गेज शुड ऑलवेज बी सो डिजाइन्ड दैट it will cover the maximum metal condition, maximum metal condition of as many dimensions as possible in the same limit gauge, whereas not go gauge या no go gauge क्या करता है, minimum metal condition बताता है, minimum metal condition। बात क्लियर है। और जो ये वाला है गो गेज वो दिखाता है मैक्सिमम मेटल कंडीशन, ये बोला टेलर साहब ने। तो हम अपने ही जो अपने अभी पढ़ा है उसको इससे रिलेट करते हैं। क्या मेरी जो अपर लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट, क्या मेरा गो गेज मेजर कर रहा है या नो गो गेज मेजर कर रहा है। यहां से फील करूं, ये मेरा गो गेज ही तो मेजर कर रहा है। गो गेज मुझे क्या कर रहा है, अपर लिमिट, मतलब अपर लिमिट ऑफ द शाफ्ट मेरा क्या है, यहाँ पर इसकी वैल्यू है। ठीक है, जो हम डायमीटर लेके चल रहे हैं। तो गो गेज क्या कर रहा है, अपर लिमिट मतलब मैक्सिमम मटेरियल को मेजर कर रहा है, मैक्सिमम मटेरियल यहां से पास हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है मेरा गो गेज। नो गो गेज किस चीज को दिखा रहा है, नो गो गेज कि अगर नो गो गेज से मैं छोटा शाफ्ट जाने दूं तो वो चला जाएगा। मतलब जो इसका कॉन्सेप्ट है ना, नो गो मतलब जाने नहीं देना, वो चला गया, इसका मतलब वो इनवैलिड हो गया है ना। कब इनवैलिड हुआ, जब मेरा मिनिमम मटेरियल से और कम मटेरियल मिला। तो आपको मिनिमम मटेरियल कितना रखना है, कम से कम इतना कि वो इससे पार ना हो, इसके काम को वो फुलफिल करे। तो फुलफिल कब कर रहा है, जब वो यहां से नहीं आर पार जा रहा। ठीक है, तो नोगो गेज में क्या है, मिनिमम मटेरियल होना चाहिए वहां पर। नोगो गेज का मतलब क्या है कि जो हमारा वर्क पीस है वो कौन सी कंडीशन पर फुलफिल कर रहा हो, मिनिमम मटेरियल, इससे कम मटेरियल नहीं रख सकते हो। समझो मेरी बात को, इससे कम मटेरियल नहीं रख सकते हो। अगर इससे कम रखोगे तो वो फिर नोगो गेज का काम ही नहीं करेगा, उसमें फिर चला जाएगा और वो फिर मेरा नोगो गेज का जो इफेक्ट है उस चीज से साइड हट चुका है, तो मेरा ये कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बचा ही नहीं है। ठीक है, नोगो गेज मतलब मेरा मिनिमम मटेरियल, इससे कम मटेरियल नहीं रखना है, मैक्सिमम मटेरियल इससे ज्यादा मटेरियल नहीं रखना है। कौन सा मटेरियल, शाफ्ट का, गेज का नहीं, शाफ्ट का। शाफ्ट का मटेरियल इससे ज्यादा नहीं रखना है और शाफ्ट का मटेरियल इससे कम नहीं रखना है। ये जो मैक्सिमम एंड मिनिमम मटेरियल की जो एक्सट्रीम लिमिट्स के बारे में बात करता है, वही है मेरा टेलर्स प्रिंसिपल। कि जब भी गो गेज जाएगा वो मैक्सिमम मटेरियल से डील करेगा, इससे ऊपर मटेरियल नहीं होगा किसी भी वर्क पीस का। तो यहाँ क्या है, शाफ्ट से समझाया, होल से भी समझा रहा हूँ। दूसरा क्या होगा कि जो नो गो गेज है उसमें जो मटेरियल जाएगा वर्क पीस का वो सबसे कम होगा, उससे कम नहीं दोगे। ठीक है, तो वो क्या है मेरा नो गो गेज। ये है मेरा टेलर्स प्रिंसिपल। शाफ्ट में तो समझ में आया, होल में और समझो। होल में क्या होगा, आप जब होल को बनाते हो तो होल बेसिकली कैसे बनाते हो, आपके पास होल कैसे बनता है, आपने एक पर्टिकुलर ये मटेरियल माना, इस मटेरियल का आउटर सरफेस तो ऑब्वियस आप फिक्स रखोगे, इनर सरफेस से ही तो आप बोरिंग करते हो। ठीक है, मतलब ये होल कब बनता है, जब आप इनर रख रहे हो। तो आप अब इसके बारे में सोचो और इसके बारे में सोचो, दोनों ये सेम समझो ऐसे। अब सोचो जरा, ये है और ये कंडीशन। ठीक है, एक तो ये कंडीशन है, एक ये कंडीशन है। ठीक, ये मैंने बहुत ज्यादा बड़ा बना दिया, थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा बना लो इससे, करीबन ऐसे। ठीक है, एक ये कंडीशन है। अब बताइए किसमें मैक्सिमम मटेरियल, किसमें मैक्सिमम मटेरियल। इस वाले में मटेरियल ज्यादा है, डाया छोटा है। डाया से कंफ्यूज नहीं होना है, टेलर साहब ने क्या कहा, मटेरियल। ठीक है, मटेरियल यूज किया तो मटेरियल से समझेंगे। इसमें क्या है, मैक्सिमम मटेरियल। टेलर साहब के हिसाब से क्या होगा, मैक्सिमम मटेरियल गो गेज होगा या नो गो गेज होगा, मैक्सिमम मटेरियल गो गेज होगा या नो गो गेज होगा। उन्होंने कहा गो गेज डील करेगा मैक्सिमम मटेरियल से। क्लियर है, गो गेज डील करेगा मैक्सिमम मटेरियल से। मिनिमम मटेरियल से कौन सी चीज यूज करेंगे, मिनिमम मटेरियल से कौन सा गेज यूज होगा, नो गो। ये किसने बोला, ये टेलर साहब ने बोला। अब चेक करो जो हमने पढ़ा वो क्या सही था। अब चेक करो क्या,
कि अगर मैं यहाँ पर इसको होल की टॉलरेंसेस सोच के चलूं, इसको मतलब इसके अपर लिमिट और लोअर लिमिट सोच के चलूं, तो आप जब होल को बनाओगे तो ऐसे ही तो बनाओगे। आपने होल को बनाया, ऐसे बनाया, इसकी जो लोअर लिमिट होगी वो हमारा, इसको एक फिगर दे दो 1 और 2, है ना, तो जो लोअर लिमिट है वो 1 की दिख रही होगी या नहीं? ठीक है, लोअर लिमिट हमारी 1 की दिख रही होगी या नहीं? ये लोअर लिमिट ही तो है ना, फील करो भाई, ये लोअर लिमिट है। इसको जब ऐसे काटोगे, ऐसे सामने से ऐसे काटोगे, ऐसे कट गया भाई कैसे ऐसे काटोगे, ठीक है, ऐसे काटोगे तो ये कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा। इधर से देख रहे हो तो आपको ये डायमीटर क्या दिखेगा? खाली, है ना। ये है मेरा लोअर लिमिट वाला। तो लोअर लिमिट में हमारा जो प्लग गेज, याद करो, प्लग गेज हमारा जाता है इसमें या नहीं जाता है? प्लग गेज जाता है या नहीं जाता है? ठीक है, अब जरा ये क्वेश्चन बताओ मुझे, इस लोअर लिमिट में मेरा ये वाला शाफ्ट जाना चाहिए नहीं? शाफ्ट का मतलब क्या है? ये गेज है मेरा, कौन सा गेज है ये? प्लग गेज का कौन सा वाला पार्ट है? गो। मैंने अभी तो पढ़ा था ये कि प्लग गेज का गो वाला पार्ट है, ये चला जाएगा तो मैं होल को समझूंगा कि हाँ भाई ये इसकी लोअर लिमिट मेरी ठीक है, क्योंकि यही मेरे इसके डायमीटर के बराबर है। ठीक है, तो सही है, मतलब गो गेज चला जाए तो ये मेरी लोअर लिमिट को तो दिखा रहा है, बट किसको दिखा रहा है? मैक्सिमम मटेरियल को। ये मैक्सिमम मटेरियल को दिखा रहा है, क्योंकि मैक्सिमम मटेरियल आप ऐसे मान के चलोगे ना कि ये वाली जो आउटर आउटर कंडीशंस हैं वो तो आप मान के चलोगे ना पहले से, उसी के अंदर तो होल क्रिएट कर रहे हो। तो मैक्सिमम मटेरियल ये है, मिनिमम मटेरियल ये है। मिनिमम मटेरियल का मतलब क्या हुआ कि ये वाली चीज हमारी यहां से जा रही है, ये मेरा क्या हुआ? आउट, ये अपर लिमिट। तो अपर लिमिट हमारी किससे हो गई? इससे। तो इसका मतलब अपर लिमिट अगर यहां तक जा रही है, यहां तक जा रही है, मतलब वैल्यू हमारी कोई भी एक्चुअल साइज यहां जा रहा है, वो क्या करेगा? फंसेगा इसके साथ। तो ये क्या है मेरा? नो गो। ये है मेरा नो गो। तो नो गो किससे डील कर रहा है? इस वाले से। इस वाले से डील कर रहा है, मतलब मिनिमम मटेरियल से। किससे डील कर रहा है? मिनिमम मटेरियल से। मिनिमम मटेरियल, जबकि डाया क्या है? डाया है हाईएस्ट। डाया है हाईएस्ट। किसका डाया? जो ये वाला गैप होता है होल का, हमेशा डाया कौन सा लिया जाता है? गैप वाला। ठीक है, इनर डाया। ठीक है, तो यहां पर गो गेज कर रहा है लोअर डाया से डील, बट मैक्सिमम मटेरियल से डील। दोनों में डिफरेंस है। एक है मैक्सिमम मटेरियल बट लोअर डाया, एक है मिनिमम मटेरियल बट हायर डाया। क्योंकि मिनिमम मटेरियल करोगे तभी तो क्या होगा? डाया हाई होगा, तभी तो गैप आएगा ज्यादा, मटेरियल सिर्फ इतने में रह जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया। क्लियर है या नहीं? ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ऑल्सो क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसको हमने क्या बोला? ये हो गया हमारा रिलेटेड टू टेलर्स प्रिंसिपल। ठीक है, टेलर्स प्रिंसिपल उम्मीद है समझ में आ गया। टेलर्स से रिलेट करते हुए एक्चुअली क्वेश्चन है, ठीक है, उसके डाटा मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, उससे पहले हम चलो थोड़ा थोड़ा ये वाली काम कर लेते हैं। ठीक, डायल गेज के तब तक क्वेश्चन करना, तब तक मैं उसका डाटा भी लिख दूंगा आपको। ठीक है, और भी क्वेश्चन हैं आपके टेलर से रिलेटेड, वो मैं अभी बताऊंगा और करोगे भी आप। मैं एक बार लिखता हूँ उसके डाटा। उससे पहले थोड़ा लीनियर मेजरमेंट देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन आप करना, तब तक मैं आपको लिख दूंगा। लीनियर मेजरमेंट, ठीक है, लीनियर मेजरमेंट बेसिकली क्या होंगे? अभी तक जो चला वो लीनियर मेजरमेंट था क्या? नहीं, वो सीधा क्या था? सीधा क्या था वो? मेजरमेंट कैसा? एट्रीब्यूट्स वाला। मतलब हमें सीधा क्वांटिटेटिव हमें स्टडी, सॉरी क्वालिटेटिव स्टडी करनी थी, काम खत्म। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जाता है लीनियर मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट किन किन की वजह से, किन से होता है, वो हमारे पास कुछ आंसर कुछ है, जैसे कि हमारे रूल्स, ठीक है, या रूलर्स जिसे बोल देते हैं, ये हमारे जैसे स्केल्स होती हैं। ठीक है, अब इसके बारे में बात कीजिएगा। ये जो स्केल्स होती हैं, ये स्केल्स का मिनिमम, ठीक है, जो ये मिनिमम डिस्टेंस मेजर करता है वो कितनी करता है? 1 mm मिनिमम। 0.01 स्केल, स्केल 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 1 mm। कुछ पे 0.5 भी कर लेता है। हाँ, यही चीज 0.5 करता है। ठीक है, कुछ कुछ जो है ना वही है एक्चुअली स्टैंडर्ड, कुछ कुछ वाले होते हैं, हाँ, कुछ कुछ वाले होते हैं 0.5 mm। वो कुछ कुछ ही है, कुछ कुछ ही है वो। ठीक है, 0.5 है ना? हाँ, स्टार्टिंग में होता है। ठीक है, हाँ, ठीक है, तो वो 0.5 कर लेता है। 1 mm जनरली हम आंसर यही देते हैं 1 mm। ठीक है, बट आपको इसमें क्या दिखता है? 0.5 mm स्टार्टिंग में कुछ कुछ लाइंस आपको दिख रही होती हैं हाफ में, तो ये हमारा 0.5 mm करता है। ठीक है, वर्नियर क्या करेगा? 0.02। ठीक है, 0.02। माइक्रोमीटर 0.01। ठीक है, माइक्रोमीटर 0.01। ठीक है, ये 0.02।
नेक्स्ट बोर गेज हमारा क्या है, आप उससे आप मतलब नहीं है, जो हमारे पास ये होते हैं इन्हीं के ऊपर होता है, और ना ही गेट में ये कभी पूछा जाएगा, कभी नहीं पूछेंगे वो, हद से हद पीएसयू में कभी आ गया तो आ गया, ठीक है। ये जो डाटाज होते हैं ये कभी नहीं पूछे जाते, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस आते हैं, उनके पास इतने क्वेश्चन होते हैं कि ऐसे क्वेश्चन रखने का टाइम ही नहीं होता उनके पास, ना ही उनकी वैल्यूज है कुछ, ठीक है। क्योंकि वो ऑब्वियस है, जब आप जाओगे वहां पर तो आपको वो पहले से मिलेगा लिखा हुआ, तो उसकी टेंशन क्यों लेनी, कॉन्सेप्ट थोड़ी है ये। तो गेट में ऐसी चीजें कभी नहीं पूछी जाती जो आपको वहां पर मिलनी ही है, कि रट के पहले से ही जाओगे, क्या दिखाओगे वहां पर, इंस्ट्रूमेंट तो आपको सामने पड़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो क्या टेंशन लेनी है उसकी, ठीक। मेन चीज क्या है, मेन है जहां पर कुछ कॉन्सेप्ट लगते हैं, जैसे कि डायल इंडिकेटर्स, इसमें लगते हैं कॉन्सेप्ट, तो इन कॉन्सेप्ट को हमें सोचना पड़ेगा, इसके ऊपर हमारे गेट में क्वेश्चन आए हुए भी हैं, ठीक है। माइक्रोमीटर कुछ इस तरह की शेप का होता है, अगर आपको सिर्फ फिगर दिखाऊंगा, सिर्फ फिगर दिखाऊं, माइक्रोमीटर क्या है, ये रहा, ठीक है। आपने शायद कभी ऐसे देखा हो इस चीज को, आप क्या करते हैं इस चीज को, जैसे कि इसको, जैसे बॉल बेयरिंग की वॉली समझ लो, इसका डायमीटर चेक कर रहे हो, तो ये वाली चीज हमारी क्या होगी, इससे टच होगी, जब आप इस चीज को घुमाओगे यहाँ से तो इस चीज से टच होगी, राइट साइड से, उसके बाद फिर इसको अगर लेके चलोगे तो आपको दिखेगा कि ये इससे टच अटैच हो रहा है, पूरा इसका अरेंजमेंट होता है, पूरा अरेंजमेंट, ठीक है। वो चीजें हमें पढ़नी ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, बात समझ रहे हो, जरूरत ही नहीं है गेट के पर्सपेक्टिव से, और मैं कोशिश क्या कर रहा हूँ गेट के पर्सपेक्टिव से लेके जाने की, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर हमें तो थोड़ा ईएससी का ही पढ़ना है, हमें थोड़ा एक्स्ट्रा ही पढ़ना है, पढ़ लो, ठीक है, पढ़ लो, ये चीजें कर लो, ठीक है, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। हाँ सही कह रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये वाली चीजें आपकी गेट में नहीं आने वाली, टेंशन मत लो, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, अरे ये लास्ट वाली चीजें हैं जो कि मुझे नहीं पढ़ानी है ऑब्वियसली, ठीक है, ये ईएससी वाली चीजें हैं, ठीक है, तो इसको खत्म कर रहा हूँ। अरे अभी नहीं हुआ, अभी स्लिप गेजेस हैं, डायल इंडिकेटर्स है, क्वेश्चन है आपके, ठीक है। तो पार्टी कर दो फिर, ठीक है। चलो देखो, वर्नियर कैलिपर कैसा हुआ करता है, वर्नियर कैलिपर ऐसा हुआ करता है कुछ, शायद थोड़ा याद हो, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, वर्नियर कैलिपर से एक छोटा सा क्वेश्चन, वर्नियर कैलिपर से सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल डायमीटर्स ही या एक्सटर्नल डायमेंशन ही चेक करते हैं, हाँ ठीक है, मतलब याद है, बस इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत है, हाँ बिल्कुल, बस इतना ही बहुत है, आपको याद है वर्नियर कैलिपर क्या, कि ये चीज है आउटर को देखता है, ये वाली चीजें हमारी इनसाइड, अच्छी चीटिंग तो नहीं कर रहे हो, ठीक है, ये हमारी इनसाइड, ये देखे हुए है ना, ठीक है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। इससे इसके रिलेटेड भी ये चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है, वो सारी चीजें मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। अब एक चीज और दिखा देता हूँ, बोर गेज, बोर गेज क्या होता है, जो मेरे अंदर इंटरनल बोर के डायमीटर को निकालता है, वो किससे निकलता है, वो ऐसे, ये रहा, ये क्या है मेरा बोर गेज, ये आपके इसके इंटरनल डायमीटर को ऐसे निकालेगा, ठीक है, ये है मेरा बोर गेज। यही चीज आप किससे और निकाल सकते हो, अगर ये बहुत बड़ा नहीं है तो वर्नियर के उल्टी साइड से उसे खींचना, वो यहाँ के ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ठीक है, उसको उल्टा करके ऐसे खींचोगे तो ये निकाल देगा, बट ये बहुत बड़े को नहीं निकालेगा, बोर गेज हमारा बड़े को आराम से निकाल सकता है, ठीक है। तो ये चीज हो गई, ये हो गया बोर गेज, ठीक है, बोर हो गया, वर्नियर हो गया, ठीक है। उसके बाद स्लिप गेजेस अभी बात करूंगा, और डायल इंडिकेटर्स की बात करेंगे, ठीक है। तो अब बताइए इसमें से हमने कौन कौन से कर लिए, हाइट गेजेस, हाइट गेजेस भी हमारी क्या हाइट, अच्छा एक बात बताओ, वर्नियर कैलिपर और क्या यूज करता है, इनसाइड, आउटसाइड एंड डेप्थ और हाइट ऑल्सो, डेप्थ और हाइट ऑल्सो, ठीक है, वो भी हमारी क्या करता है, वर्नियर कैलिपर मेजर कर लेता है, ठीक है। तो आपने कौन कौन सी चीजें खत्म कर ली, मैंने कहा था ना कि आगे की चीजें जो है ना, आगे की चीजें जो है ना वो ऐसे ही चलेंगी। अब यार इस चीज को प्लीज ये मत समझना कि मैं सिलेबस छोड़ रहा हूँ, ये गेट में आता ही नहीं है तो फिर क्यों देना टाइम इस पर ज्यादा, समझ रहे हो, आपको जो क्वेश्चन आएंगे आप उन पर फोकस करो, थोड़ा सा इसके ऊपर, थोड़ा सा इनके ऊपर, ठीक है। ये डायल इंडिकेटर, डायल इंडिकेटर क्या है इसके बारे में समझो, डायल इंडिकेटर क्या होता है, ये गेट से आता है भाई, ये गेट में आता है, डायल इंडिकेटर क्या है, घड़ी, डायल इंडिकेटर क्या होता है, कौन सा मेजरमेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट और रेट ऑफ मूवमेंट,
अरे वाह वाह वाह, पढ़ लिया, हो गया। ये वाली चीज देखो, ये वाली चीज थोड़ा सा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ बिल्कुल। डायल इंडिकेटर बेसिकली हमारा क्या है, जो आपने कभी लैब में देखा है, कौन सा लैब में देखा है? लेथ वाले में। आपने लेथ में जिस टाइम पर किसी ने अगर यूज किया हो तो, क्योंकि जनरली कॉलेज में नॉर्मल वाला गेज होता है। नॉर्मल वाला कैसा? ये टोंग टाइप से, ऐसे कि आप इसे यहाँ से रख देते हो और उसके बाद चक को घुमाते हो, चक को घुमा के आप नॉर्मली करते रहते हो कि हाँ भाई ये सेट हो गया, सेट हो गया, घुमा लो घुमा लो घुमा लो, टच हो रहा है। ये चीज क्या है? ये तो मैन्युअली हमको दिख रहा है कि टच करते हुए, बट एक होता है किसी किसी के पास में, ऑब्वियस जो कॉलेजेस ज्यादा फी लेते हैं वो ज्यादा तो लगाएंगे ना इसमें, ठीक है, जनरली ये सही है भाई, देते कुछ नहीं है। चलो, तो क्या होगा कि वहां पर डायल इंडिकेटर्स भी लगे रहते हैं सीधे। क्या कि अगर आप सेंट्रिक कर रहे हो तो उसमें क्या है, उसमें जो फ्लक्चुएशंस है, जो अभी मैं समझाने वाला हूँ, वो फ्लक्चुएशंस आपके आने लग जाते हैं, तो आपको फ्लक्चुएशंस वहां पे मिनिमाइज करने होते हैं। तब आपकी चक की क्या है, सेंट्रिक हो रखा है चक, तब आपका सेंट्रिक हो गया, तब आप उस पर ऑपरेशन स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, तो ऐसी ही चीज हमारी इस डायल इंडिकेटर में हमें समझनी है। ये वाला तो आपको लेना नहीं है ऑब्वियस, बस आपसे मैंने ये बताया कि आपने लाइफ में कभी कभी डायल इंडिकेटर को सोचा भी है। ठीक है, अब यहाँ सोचना क्या, कि जब मैं किसी एक सरफेस पर ये देखता हूं, कैसे, एक ये सरफेस है, आप क्या कर रहे हो, इस चीज को नीचे की तरफ दबा के लेके चल रहे हो। मान लीजिए ये सरफेस आपका इस तरह का है, ऐसे, ये सरफेस मान लीजिए इस तरह का है, ऐसे। अभी ये मत कहना इससे कि ये सरफेस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है सर, आपने लीनियर में क्यों रखा, वो अभी समझ में आएगा लीनियर क्या कर रहा है। ये अगर मैंने सरफेस ऐसे रखा और यहां पर मैंने ये इंडिकेटर ऐसे टच करा दिया, ऐसे टच करा दिया, ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इंडिकेटर वहीं का वहीं है, इंडिकेटर को नहीं लेके जा रहा, इंडिकेटर वहीं का वहीं है, और इसको मैं ऐसे लेके आ रहा हूं, इसको मैं ऐसे लेके आ रहा हूं, कैसे, कि ये एक बार रहता है इस जगह, इंडिकेटर जो है एक बार रहता है इस जगह, ठीक है, इंडिकेटर का जो ये टेल है ये रहता है इस जगह। उसके बाद ये क्या होता है, जब मैं इसको इधर लेके आया तो ये थोड़ा ऊपर उठेगा, ये ऊपर उठेगा, फिर जब इस पर आएगा तो और ऊपर उठेगा, और ऊपर उठेगा। बस यही चीज आपको देखनी होती है, क्या, कि जब ये चीज ऊपर उठेगी तो क्या होगा, जब ये चीज ऊपर उठेगी तो ये वाला जो रैक है वो रैक ऊपर जाएगा, रैक ऊपर जाएगा, तो उसके इससे रिलेटेड जो ये अरेंजमेंट है गियर का, वो इस चीज को फाइनली घुमाएगा। बस यही आपको देखना होता है। यहां जैसे ही ये थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, जैसे ये बहुत थोड़ा सा ऊपर गया माइक्रोमीटर्स में, जब ये थोड़ा सा ऊपर गया माइक्रोमीटर में, तो भी यहाँ पर ये क्या दिखा देता है, एक अच्छी रीडिंग, ऐसे करके, ठीक है, ये दिखा देगा। ऑब्वियस है इसकी सुई जो है वो घूम जाएगी, ठीक है। तो यहाँ जो ये छोटा सा माइक्रोमीटर है वो आपने मैग्नीफाई कर दिया, ये जो आपने माइक्रोमीटर था उसको क्या कर दिया, मैग्नीफाई करके आपने इंडिकेटर पर उस चीज को दिखा दिया। तो इसी को बोलते हैं हम डायल इंडिकेटर, जो आपकी किस चीज को, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, किसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इस पर्टिकुलर का, इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, रोटरी कन्वर्जन में, ठीक है, रोटरी में। अब ये डायल इंडिकेटर की ही बात कर रहा हूं मैं सिर्फ, ये जो डायल इंडिकेटर है वो मेरा लीनियर को रोटरी में कन्वर्ट कर रहा है। अभी ये सरफेस को मेजर कर रहा है या किसको मेजर कर रहा है, वो चीजें आगे की हैं। आप पहले इसको समझो कि जो डायल इंडिकेटर है वो तो लीनियर मेजरमेंट के लिए यूज हो रहा है ना। अब अगर मैं सरफेस के बारे में सोचने लगूं, समझो जरा, अगर सरफेस की वेवीनेस के बारे में सोचने लगूं, ये क्या है हमारी, ऐसे सरफेस वेवीनेस, अगर मैं इसके बारे में सोचने लगूं तो मैं सरफेस की पूरी स्टडी कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ डायल इंडिकेटर। तो डायल इंडिकेटर क्या है, जैसे कि एक गेज होता है जिसके ऊपर आप जनरली देखते हैं, जैसे कि आपकी बाइक है, बाइक में जो इंडिकेटर है वो आपको दिखा रहे हैं ना चीजें, तो ये दिखाने वाला जो प्रोसेस है वो कैसे हो रहा है उसके बारे में तो नहीं पता, तो बस वही आपको समझना है कि जो डायल इंडिकेटर का प्रोसेस है वो क्या है, लीनियर को रोटरी में कन्वर्ट करना। तो ये क्या है, लीनियर मेजरमेंट ही तो है, लीनियर को रोटरी में कन्वर्ट करना, ये है डायल इंडिकेटर का लीनियर मेजरमेंट। ये सरफेस मेजरमेंट थोड़ी है, समझो जरा। सरफेस मेजरमेंट कब बोलोगे, जब इस सरफेस को आप ऐसे लेके जा रहे हो। मान लीजिए सरफेस ऐसी ही ना हो, मान लीजिए सरफेस ऐसे ना हो, जैसे कि आप वो कंडीशन की बात कर रहे थे, कौन सी, अभी चक की। तो अगर चक में ये चीज है, जैसे कि यही है, मार्कर देखो ऐसा चपटा है, चपटा सर्कुलर नहीं है ना, अगर मैं डायल इंडिकेटर यहां लगा दूं, सोचो जरा क्या होगा, एक बार इधर आएगा,
फिर एक बार पीछे आएगा, फिर एक बार इधर आएगा। तो इस डायल इंडिकेटर का काम क्या है? अपने इस लीनियर डिस्प्लेसमेंट को इसमें दिखाना। उसका मतलब ये नहीं कि सरफेस कैसी है, वो हमारा फिर सरफेस इंडिकेटर की तरह ये यूज हो जाएगा। आप इसे क्या बोलोगे फिर? एज ए सरफेस इंडिकेटर, कि सरफेस किस तरह का है, उसका वेवीनेस कैसी है उसकी। ठीक है, वो चीजें हम आगे पढ़ेंगे अभी सरफेस मेजरमेंट में। अभी फिलहाल क्या लेके चलना है आपको कि ये जो डायल इंडिकेटर होता है ये लीनियर को रोटरी में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, मेजरमेंट इसका कैसा है? लीनियर मेजरमेंट, ऐसे जाने वाला, और रोटरी में कन्वर्जन। ये ऐसे ऐसे तो नहीं जा रहा, ये ऐसे जा रहा है। इसके सामने जो भी चीज आएगी उसके हिसाब से ये ऐसे जाएगा, लीनियरली अप होगा, लीनियरली डाउन होगा। ठीक है, तो ये सेंस है। अभी इसको हमने यहां पर मैंने पूरा लिखा हुआ है क्या क्या चीजें हैं कि आपके 0.01। ठीक है, द टिपिकल लीस्ट काउंट दैट कैन बी ऑब्टेन्ड विद सुटेबल गियरिंग डायल इंडिकेटर इज 0.01 mm टू 0.001 mm। इसका मतलब माइक्रोमीटर्स में भी ये स्टडी कर सकता है डायल इंडिकेटर। अभी जो आपको क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में समझो, क्वेश्चन से ही इस चीज को हम लेके चलेंगे। जैसे कि एप्लीकेशन, वही चीज, सेंटरिंग वर्कपीस टू द मशीन स्पिंडल टूल, या फिर जो इस हम लेथ में कर रहे हैं वो। ठीक है, या फिर ड्रिल में जो कर रहे हैं, ड्रिल का एक एग्जांपल है, ड्रिल में जो कर रहे हैं वो भी। ठीक है, ड्रिल की जो सेंटरिंग होती है वो भी। ठीक है, ऑफसेटिंग लेथ, टेल स्टोक को भी देखना। ठीक है, अलाइनमेंट वाइस ऑन ए मिलिंग मशीन। ठीक है, चेकिंग डायमेंशंस को चेक करना कि हाँ वो सही चल रहा है या नहीं। क्या मेरा ये डायल इंडिकेटर क्या मेरा कौन सा वाला है, एट्रीब्यूट है या फिर वेरिएबल्स? सोचो, वेरिएबल्स है, मेजर कर रहा है। ठीक है, मेजर कर रहा है बट किस तरह से? ठीक है, हाँ, मेजर कर रहा है किस तरह से? नीचे और ऊपर लीनियर को रोटरी में कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अपनी डायमेंशन को दे रहा है, वो क्या दे रहा है कि हाँ सरफेस उसका कैसा है। अगर सरफेस की बात करोगे आगे की तरफ तो क्या होगा? सरफेस उसका कैसा है वो चीज बता रहा है, सर्कुलर है या नहीं है। अगर आपकी डायमेंशन चेंज होती जा रही हैं, आपको मतलब नहीं है कितना चेंज हो रही है, अगर आपकी डायमेंशन चेंज हो गई तो क्या बता दिया इसने कि सरफेस आपका सर्कुलर नहीं है। अभी एक एग्जांपल करेंगे फिर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि सर्कुलर सरफेस कैसे दिखा रहा है। ये कंसेंट्रिक एंड असेंट्रिक क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ो। ठीक है, दिस इज द गेट क्वेश्चन। वही ना, दिस इज द गेट क्वेश्चन। पढ़ो और समझो और उसके बाद करते हैं। पहले आपको मैं बता दूं उस फिगर में, उस क्वेश्चन में ये फिगर भी है। ठीक है, तो स्पेस ही नहीं बचा तो मुझे यहाँ लेके आना पड़ा। अब एक चीज याद करूं, आपको मैंने कभी शायद आपको नहीं दिखाया, जो ड्रिल होती है, ड्रिलिंग मशीन, उसमें हमारे पास स्पिंडल लगा होता है। ये जो है ये होता है आपके पास टूल ऐसे, ड्रिल मशीन का ये हो गया हमारे पास टूल ऐसे। ठीक है, इसे हम बोलते हैं मैंडल। इसमें हाँ ड्रिल बिट यहाँ पर हो गई, ठीक है, ये बोल देते हैं मैंडल। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट होता है वो बेसिकली हमारा टेल होता है। टेल किसमें? जो कि ग्रूव होता है किसके अंदर? इसके। इसको पकड़ने के लिए ड्रिलिंग मशीन में ही एक ये वाला ग्रूव होता है ऐसे। ये ड्रिलिंग मशीन से अटैच है ये वाला पार्ट। ठीक है, ड्रिलिंग मशीन से। आपने पहले दिन मैंने समझाया भी था, एक मशीन टूल दिखाया था, मशीन टूल में ड्रिल मशीन दिखाई थी और एक दिखाया था क्या आपका हैंडल। ठीक है, हैंडल दिखाया था। ठीक, दो चीजें दिखाई थी, मशीन टूल समझाया था। तो उसमें एक ड्रिलिंग मशीन थी, ये आपको लेथ में याद भी होगा, जब आप कभी वर्कशॉप में गए होंगे तो आपने ड्रिल मशीन देखी होगी। ड्रिल मशीन क्या है? पूरी एक तरह से फिक्स है, उसमें ये वाला पार्ट आगे की तरफ दिख रहा होता है जिसमें ये है टूल होल्डर। ये है आपका क्या? टूल होल्डर। इस टूल होल्डर में हम यहाँ पर एक इस तरह की शेप बना के चलते हैं जिसमें हमारा ये वाला मैंडल का शैंक या टेल पार्ट आ सके, जिससे कि ये इसके साथ में अच्छे से फिट हो सके। ठीक है, अब क्या होगा भाई? ऑब्वियसली टेपर होगा तो अच्छे से फिट होगा। ठीक है, हो गया फिट। अब क्या होगा? यहाँ पर ये वाला पार्ट है, ये चीज आगे की है। क्वेश्चन में आपको फ्लूट नहीं दे रखे, सीधा क्या दे रखा है? मैंडल। फ्लूट नहीं दे रखे। ड्रिल टूल में जनरली क्या होते हैं? फ्लूट। ठीक है, फ्लूट नहीं दे रखे तो छोड़ दो उस चीज को। फ्लूट को आपने छोड़ के क्या सोचना है? सीधा सर्कुलर, क्योंकि फ्लूट आपने आगे बना रखे हैं। यहाँ पर हमें जो पार्ट दिया हुआ है वो इतना दिया हुआ है बस। ठीक है, तो ये हमने मैंडल मान लिया। डायल इंडिकेटर कहाँ लगे हुए हैं? दो डायल इंडिकेटर यहाँ और यहाँ लगे हुए हैं, दिख रहा है। क्वेश्चन पढ़ो, सोचो क्या हो रहा होगा।
मेरा पानी कहाँ गया भाई? थैंक यू। Or do you drink on the thing for reading? ये तो सर वेस्ट ही कर दिया, मैं टाइम स्किप ही सही था। हाँ हाँ सही बात है, ये बात समझिए बिल्कुल जी आप। 100 नंबर नहीं लानी, सही बात है। ऑनलाइन कुछ आंसर वांसर आ रहा है कैसे? सर वो अगर शिफ्ट भी होता है, मतलब अगर उसमें कोई रीडिंग भी आ रही है पी पे भी और क्यू पे भी, तो एक्सेस जो है वो दोनों की पैरेलल है, बट लेकिन जरूरी नहीं है उसके पैरेलल। समझ कुछ आया नहीं बात से, रुको। आपने सी किस बेसिस पे बोला था? ड्रिल स्पिंडल रोटेशनल एक्सेस इज पैरेलल टू द ड्रिल स्पिंडल टेपर होल एक्सेस। ड्रिल का स्पिंडल जो है सर उसका हाँ। एक्सेस जो है, ठीक है, अगर वो वाला जो एक्सेस है, अगर वो उससे शिफ्ट भी होता है तो वो पैरेलल तो रहेगा ही। क्यों रहेगा? क्यों रहेगा पैरेलल? क्योंकि रीडिंग सेम है ना। क्या है? रीडिंग सेम। बहुत बढ़िया, बस यही चीज पकड़नी थी। अगर रीडिंग अलग होगी तो पैरेलल नहीं होगा, तब ये सी आंसर नहीं होगा। क्या बात है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ा हुआ था क्या? क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बहुत सही, बहुत ही बढ़िया यार। अगर ऐसे सोच रहे हो तो बहुत ही सही है। ये क्वेश्चन ऐसा ही था। इस क्वेश्चन में कोई आपको न्यूमेरिकल चीजें नहीं देखनी थी, इसमें बस यही छोटा सा कॉन्सेप्ट पकड़ना था। क्या? असेंट्रिसिटी एंड सेंट्रिसिटी। असेंट्रिसिटी मतलब जब अपनी ही एक्सेस से थोड़ा साइड में हमने ये होल किया। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जिस टाइम पर हम पहले देखो, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो आपको समझ में आई है किस तरह से, वो आपके ऊपर है, बट अच्छा लगा मुझे, एक आंसर आ गया मुझे। ठीक है, ए डिस्प्लेसमेंट सेंसर। ए डिस्प्लेसमेंट सेंसर क्या है मेरा? यही डायल इंडिकेटर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को सेंस करता है। कैसे? डिस्प्लेसमेंट को, अपने लीनियर डिस्प्लेसमेंट को रोटरी में दिखाता है। ठीक है, ए डिस्प्लेसमेंट सेंसर मेजर्स द लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैंडल माउंटेड ऑन द टेपर होल इनसाइड अ ड्रिल स्पिंडल। तो यहां मैंने जो अभी पहले ही आपको थोड़ी सी वर्डिंग बता दी थी कि ये क्या है मेरे, ये मेरा ड्रिल स्पिंडल है जो कि बेसिकली घूम रहा होगा, जिसकी वजह से ये घूमेगा। बट ये किसके साथ मिक्स है, किसके साथ है ये लगा हुआ? मशीन सेट, जो पूरा मशीन सेट है उसके साथ लगा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर क्या है? इस जो ये घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, दिख रहा है आपको? ये चीज क्या है हमारी? ड्रिल स्पिंडल ऐसे घूमेगा तो ये घूमेगा। ठीक है, तो अगर ये चीज हमारी घूम रही है, इसमें क्या लगा रखा है? ये वाला पार्ट क्या लगा हुआ है कि ये वाला जो ड्रिल स्पिंडल की एक्सेस है, अब जरा यहां देखना, द मैंडल एक्सेस इज एन extension of the drill spindle taper hole axis and the protruding portion of the mandrel surface is perfectly cylindrical। मतलब हमने उसमें फ्लूट नहीं माने। ये कैसा है सरफेस हमारा? जो आगे की तरफ प्रोट्रूडिंग सरफेस है वो परफेक्टली सिलेंडर है। ये सिलेंडर है, इसमें फ्लूट्स नहीं है। नहीं तो ड्रिल में आप तुरंत फ्लूट मानोगे, सोचोगे कि यार डायल इंडिकेटर अलग अलग रीडिंग देगा तुरंत तुरंत, तो आपने वो कंडीशन हटा दी। नेक्स्ट क्या है? मेजरमेंट्स आर टेकन विद द सेंसर्स प्लेस्ड एट 2 पोजीशन, जो कि आपको फिगर में दिखा रखे हैं, P and Q shown in the figure. The readings are recorded as Rx equal to maximum deflection minus minimum deflection corresponding to sensor position at X over 1 rotation। एक रोटेशन पूरा होता है तो उसमें डायल इंडिकेटर की रीडिंग्स आ रही हैं, जो कि दिखा रखी हैं Rp equal to Rq। Rp equal to Rq, which one of the following would be consistent with the observation? अगर हमारे पास रीडिंग्स सेम दिखा रखी है, फील करो जरा इस चीज को। यहां डायल इंडिकेटर लगा हुआ है इस जगह, यहां डायल इंडिकेटर लगा हुआ है इस जगह। अब एक काम करो, सिंपली 2 ये लेके चलो,
मैंने ऐसा क्यों लिया यहाँ। और दूसरी बात ये, डायल इंडिकेटर ने रीडिंग दी, फ्लक्चुएशन दिया, देखो इज ग्रेटर देन 0 है ना, इज ग्रेटर देन 0 मतलब फ्लक्चुएशन दिया है, फ्लक्चुएशन दिया है तो क्या हुआ, फ्लक्चुएशन दिया है तो क्या हुआ कि ये वाली जो चीज है ये हमारी है तो ये पूरी सिलेंड्रिकल, पूरा सिलेंड्रिकल तो हम इसे ऐसा भी नहीं मान सकते। तो ये जो चीज है ये कैसे घूम रही होगी, ये जो चीज ऐसे घूम रही होगी तो क्या कभी डायल इंडिकेटर पर रीडिंग आएगी, चेंज होगी डायल इंडिकेटर की रीडिंग, कभी नहीं, है ना। अगर ये चीज हमारी थोड़ी सी शिफ्ट हो जाए और फिर घूमे, जैसे चक घूमता था, याद करो, अगर चक में आप साफ्ट थोड़ी सी भी इधर उधर लगा दो तो वो घूमती थी। बट मेन चीज क्या है, अगर चक में आप साफ्ट ऐसे लगा दोगे गलती से तो वो ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, ऐसे बबल करेगी, समझ रहे हो, ऐसे बबल करेगी, समझ रहे हो ना, ऐसे ये चक में बहुत ज्यादा ऐसे लगा दो तो ऐसे बबल करेगी। अगर मैं यहाँ पर एक डायल इंडिकेटर यहाँ, एक डायल इंडिकेटर यहाँ, दोनों की रीडिंग फिर अलग अलग होगी या नहीं, अगर ये चीज ऐसे घूमेगी तो। ऑनलाइन समझ में आ रहा है, अगर ये चीज ऐसे घूमेगी, यहाँ से पकड़ रखा है ऊपर से, ये मेरा जो ये है आपका होल्डर, टूल होल्डर, मतलब ड्रिल स्पिंडल, ये जो मेरा हाथ है, इसमें मैंने मैंडल लगा रखा है। मैंडल अगर इसके कंसेंट्रिक हुआ और ये है सिलेंड्रिकल, तो कंसेंट्रिक होगा तो क्या होगा, ये चीज तो ऐसे ही घूमेगी, ऐसे ही घूमेगी, तो क्या डायल इंडिकेटर पर कोई रीडिंग आएगी चेंज होती हुई, नहीं। फील कर पा रहे हो ना, सॉरी, फील कर पा रहे हो ना, क्यों, क्योंकि अगर ये सिलेंड्रिकल सरफेस है तो डायल इंडिकेटर हमेशा सेम रीडिंग देगा, वो कभी भी चेंज नहीं करेगा। और यहाँ पर बोल रखा है कि भाई रीडिंग कुछ ना कुछ आएगी, इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब क्या करना है, एक सेट हो जाती है वैल्यू, उसके बाद चेंज नहीं हो रही। अब क्या हुआ कि अगर ये चीज मैं ऐसे घुमा दूं कि ये पकड़ा ही ठीक से नहीं गया, जैसे चक में हुआ करता था, स्पिंडल को आपने सही से नहीं पकड़ा, जो चक में जो वर्कपीस लगा है वो सही से नहीं पकड़ा, तो ऐसे घूम जाती थी, चक तो यहाँ पर घूमता रहता था बट ये ऐसे घूम जाती, बबलिंग कर जाती। तो अगर ये बबलिंग कर रही है तो जरा सोचो क्या होगा, ये जो इंडिकेटर है ऊपर वाला और ये जो इंडिकेटर है, इन दोनों की रीडिंग अलग अलग होगी ना, अलग अलग होगी। रीडिंग तो आई बट अलग अलग आई। जब कंडीशन क्वेश्चन में क्या दे रखी है, दोनों की रीडिंग सेम आएंगी, दोनों ही अलग अलग पोजीशन पे लगे हुए। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपने जो यहाँ पर ऐसे चक तो था नहीं है, ये क्या है, यहाँ आपने क्या कर रखा है, ये जो है, ये वाली जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये नहीं बोल रखा कि ये वाली लाइन भी बिल्कुल इसके साथ ही जाएगी। हो सकता है ये वाला जो आपने यहाँ होल्ड करने के लिए जो ग्रुप दिया था, वो ग्रुप हो सकता है ऐसे हो, समझो इस चीज को, वो ग्रुप हो सकता है ऐसे हो, टेपर नहीं सीधा हो बट हो ऐसा, मतलब टेपर है बट ऐसे टिल्टेड नहीं है, सीधा ऐसे। इसमें हमारा ये ऐसे लग रहा है, तो अब क्या होगा, ये कंसेंट्रिक है नहीं, तो ये तो ऐसे घूमेगा बट इसमें ग्रुप कहाँ है, थोड़ा इधर। तो मान लीजिए 2 उंगली मैंने इस साइड रख ली, आप सोचो जब मैं अपने हाथ को घुमाऊंगा तो ये चीज ऐसे होके आएगी ना, ये चीज ऐसे होके आएगी, ऐसे घूमेगी तो स्पिंडल के साथ, बट ऐसे घूमेगी। अब सोचो जो डायल इंडिकेटर इसके साथ टच है हमेशा, क्या करेगा, वो रीडिंग देगा। एक बार तो ज्यादा ऐसे गया, और एक बार जब ये ऐसे आएगा दबा दिया, फिर ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे दबाया, फिर ये ऐसे आया, फिर ये ऐसे दबाया, समझ रहे हो। तो अगर ये चीज हो रही है तो दोनों इंडिकेटर सेम कैसे देंगे, जब ये वाली एक्सेस किसकी, मैंड्रल की, किसके पैरेलल हो, ट्विस्टिंग के पैरेलल हो, जो ड्रिल का ट्विस्ट है, जो ड्रिल का आपका स्पिंडल है उसके पैरेलल होगा, तभी तो ये हमेशा असेंट्रिक ऐसे रोटेशन करेगा। नहीं तो फिर अगर ये पैरेलल नहीं होंगे तो क्या होगा, ये ऐसे हो गया, तो अब डायल की रीडिंग क्या होंगी, दोनों की अलग अलग। आपकी तभी सिर्फ सेम रीडिंग आएंगी और फ्लक्चुएशन आएंगे जब ये कंसेंट्रिक हो, मतलब सॉरी, जब ये पैरेलल हो और असेंट्रिक हो, पैरेलल हो और असेंट्रिक। फील कर पा रहे हो या नहीं कर रहे हो ना, कोई डाउट तो नहीं आ रहा। अब सोचो ये क्या है, ये है मेरे पास स्पिंडल, इस स्पिंडल को ऐसे घुमा रहा हूं, बट मैंडल कहाँ लग गया, थोड़ा असेंट्रिक। तो आप सोचो डायल गेज यहाँ है, इसने ऐसे देखो, डायल गेज यहाँ है, इसने क्या किया, यहाँ पर रीडिंग आएगी, बट ये जब घूम के आएगा घूम के आएगा घूम के आएगा तो रीडिंग अलग हो गई। फिर यहाँ पर रीडिंग आई, तो रीडिंग क्या हो रही है, इसकी रीडिंग और जो इसकी रीडिंग है, जो यहाँ, एक तो यहाँ लग रहा एक यहाँ लग रहा, दोनों की रीडिंग सेम है, यही क्वेश्चन में है सेम है। बट ये सेम कब होंगी, जब ये दोनों चीजें क्या हो, पैरेलल। तो ये एक्सेस है किसकी, जो ड्रिल घूम रहा है, जो ऊपर से ड्रिल स्पिंडल घूम रहा है, ये वाला जो ड्रिल स्पिंडल घूम रहा है, ये है एक्सेस उसकी, और मैंडल की एक्सेस क्या होगी, इसके पैरेलल, थोड़ी साइड से। मतलब ये मैंडल पूरा इसके बिल्कुल ऐसे नहीं रखा,
ये थोड़ा साइड से आ गया, तो इसकी वजह से मेंडल ऐसे तो ये घूमेगा तो ये असेंट्रिक बनाएगा, बट होगा पैरेलल, तभी ये दोनों कंडीशन सेम होगी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, अच्छा लगा कि कम से कम मुझे एक आंसर तो मिला, बहुत से। और किसी का आया था क्या? नहीं। चलो, गुड। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्लिप गेज। स्लिप गेज में भी कुछ ज्यादा नहीं करना। डायल इंडिकेटर का क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, मैंने आपको क्यों बोला कि ये गेट में आता है, एक्चुअली गेट में इतना ज्यादा नहीं पूछते हैं, बट अगर मैं ऐसा ना बोलता तो आप नहीं सुनते। ठीक है, तो इतना ज्यादा नहीं बोलते। ठीक है, वही ना, इतना। ठीक है, और ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन आते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन रहेंगे, पर आपको थोड़ा फील अगर कर रखा है तो हो जाएंगे। ठीक है, फील अगर कर रखा है हो जाएंगे। डायल इंडिकेटर समझ में आ गया, थोड़ा बहुत आ जाता है, कभी कभी आ जाता है, रेयर है, ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा मेटल कटिंग की तरह आ रहे हैं, ऐसे नहीं। हाँ, वो नहीं आता, वो भी नहीं आता, वो भी एसी वाला ही पार्ट है, क्योंकि समझा रहा था इस वजह से लेके चला था उतरे पार्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट है अच्छा, गो एंड नो गो की टॉलरेंसेस तो बता तो दिए, मतलब आते हैं। हाँ, क्वेश्चन आ जाते हैं, वो क्वेश्चन आ जाते हैं, बट ऐसे नहीं है कि प्रोड्यूसर रिस्क पूछा जाएगा किसका है, ऐसे न्यूमेरिकल हाँ आ जाएंगे, न्यूमेरिकल आ जाएंगे। आपको बस ये देखना होगा कि दोनों की दे रखी होंगी, दोनों की मैं मुझे लगा कि प्रोड्यूसर रिस्क पूछ रहे हो क्योंकि उसके बारे में, वो नहीं, टॉलरेंसेस तो आएंगे, टॉलरेंसेस आएंगे। ठीक है, यूनिलेटरल एंड बायलेटरल दोनों को देखना है, यूनिलेटरल बायलेटरल। ठीक है, ऐसे नहीं आएगा प्रोड्यूसर रिस्क किसमें हो रहा है, ऐसे कोई नहीं पूछने वाला, ईएससी में को छोड़ के, ईएससी में पूछ सकते हैं। हाँ, तो स्लिप गेज एंड गेज ब्लॉक की बात कर रहे थे। स्लिप गेज क्या होती है पहले ये बताओ, स्लिप गेज क्या होती है आप इंस्ट्रूमेंट में। ठीक है, चलो पहले एक व्यू दिखा देता हूँ, शायद आपको याद आ जाए। ऐसे कुछ याद आ रहा है, ये स्लिप गेज है, इसी यार हद हो गई, ये आपका टाइपराइटर नहीं है। ठीक है, ये टाइपराइटर नहीं है, ये क्या है, ये स्लिप गेज का ब्लॉक है, बॉक्स है जिसके अंदर स्लिप गेजेस रखी हुई हैं। ये 88 टाइप की स्लिप गेजेस होती हैं, 88। ठीक है, 88 टाइम, पता है बहुत कॉस्टली मिलता है ये। ठीक है, बहुत ग्रेटर देन 10 लाख रुपीज, 10 लाख से ऊपर, अरे कुछ नहीं है तो है ना, कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है। ठीक, नहीं सही, बहुत बहुत, और क्या पता है फिनिशिंग कितनी होती है, फिनिशिंग बहुत तगड़ी होती है इनमें। हाँ, ये एक तभी तो, अच्छा इसका स्लिप गेज नाम क्यों पड़ा ये बताओ पहले। ऐसे नहीं है, अजीब ही है, अजीब। स्लिप गेज नाम क्यों पड़ा, अरे यही बताने वाला हूँ, टेंशन ना लो। स्लिप गेज का नाम क्यों पड़ा, जल्दी से बोलो, स्लिप गेज का स्लिप नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इनकी सरफेस फिनिशिंग इतनी अच्छी होती है, इतनी अच्छी होती है, उसी के तो पैसे हैं। सरफेस फिनिशिंग इतनी अच्छी होती है कि अब जब एक सरफेस को दूसरी सरफेस से अटैच करते हो, सोचो अगर आप दूसरी सरफेस से, हाँ बिल्कुल, अगर आप एक सरफेस से दूसरी सरफेस को अटैच करते हो और इन दोनों में क्या है, सरफेस फिनिश बहुत ही तगड़ी है, बहुत ही तगड़ी है। तो क्या हो जाता है जब ये दोनों एक दूसरे पर अटैच हो गए ऐसे करके, अब क्या होगा, बीच में एयर गैप। आप बताइए एयर गैप कब आता है, इसके बीच में एयर गैप होगा, क्यों होगा, क्योंकि इरेगुलरिटी बहुत है ना, सरफेस रफ बहुत है, इस वजह से एयर गैप होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि एयर गैप ही नहीं है, एयर गैप ही नहीं है मटेरियल के अंदर, तो क्या होगा, दोनों में एटम और एटम की बॉन्डिंग होने की टेंडेंसी आ गई ना। एयर गैप नहीं है तो दोनों में एटम की बॉन्डिंग होने की टेंडेंसी आ गई। अब बताइए क्या आप किसी बॉडी को इस तरह से हटा सकते हो, क्या आप किसी बॉडी को ऐसे हटा सकते हो, इसके अंदर और इसके अंदर बिल्कुल भी एयर गैप नहीं है यहाँ पर, तो एटम एक दूसरे से बॉन्ड करने की टेंडेंसी रखेंगे अगर एयर गैप ही नहीं है तो क्या होगा, यहां पर फोर्स लगाओ, यहां पर फोर्स लगाओ, क्या इसे ऐसे हटा दोगे, नहीं, इसको क्या करना पड़ेगा, इसे स्लिप करना पड़ेगा, इसीलिए इसका नाम क्या होता है, स्लिप गेज। इसे स्लिप करके हटाना पड़ेगा, आप इसे कभी भी ऐसे हटा ही नहीं सकते हो। जब एक दूसरे के इनको ऊपर रखोगे तो कभी भी ये चीज ऐसे नहीं हटेगी, आपको हमेशा क्या करना होगा, इसे स्लिप, एक दूसरे के ऊपर स्लिप करना होगा, इसीलिए इसका नाम होता है स्लिप गेजेस, ऐसे नहीं कि रपट गई। ठीक है, स्लिप गेजेस। ठीक है,
तो पता लगा इसे ऐसे सोचो आप कि रपटती नहीं है, स्लिप गेजेस है। ठीक है, आपको इसे रिमूव करने के लिए स्लिप करना पड़ता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई? चलो, और एयर गैप ना आए तो आप कैसे करोगे इसका कॉन्टेक्ट, कि एयर गैप रियल में ना आए तो कैसे करोगे? एक है उसके ऊपर ऐसे लेके आओगे, ना कि ऐसे ही रख दोगे, है ना, ऐसे लेके आओगे, है ना, बिल्कुल ऐसे तिरछा रख के और ऐसे लेके आओगे, ऐसे रख के फिर ये। और सरफेस फिनिश बहुत अच्छी, अगर आपने खराब किया तो गए आपके पैसे। ठीक है, तो खराब नहीं करना है इन चीजों को, क्योंकि ये कितना प्रिसीजन तक लेके चलती है, इसकी कितनी एक्यूरेसी लेके चलती है, इस कॉलेज में होता है, कॉलेज में होता है, बट आपको छूने नहीं देते हैं। ठीक है, वो खुद ही एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो आपको छूने तक नहीं देते। ठीक है, वो जो असिस्टेंट सर होते थे वो खुद ही एक्सपेरिमेंट करते थे। और ये चीजें कहाँ देखी थी? ये कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था आपने? साइन बार वाला एक्सपेरिमेंट याद है? साइन बार वाला एक्सपेरिमेंट, उसमें एक साइड की हाइट आपने इस स्लिप गेज में ही निकाला था। ठीक है, स्लिप गेज में ही निकाला था, तो आपने शायद लैब में नहीं किया हो, चलो कोई नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। अभी जरा ध्यान से समझो इस चीज को, ध्यान से समझो, सुनो जल्दी से। बस छूने को भी देते नहीं है ज्यादा, ठीक है, क्योंकि खराब हो जाएगा तो कोस्ट ना आपकी जेब से निकालेंगे वो, जो कॉलेज में होते हैं। ठीक है, चलो अब देखो क्या हो रहा है, ध्यान से समझो। अगर आपको मेरी बात सुनो, आप जल्दी से फोकस करो प्लीज। अगर आपको एक ये काम करना है, क्या ये काम करना है, कहाँ गया भाई ये, थोड़ा सा इसे मूव करना, बहुत थोड़ा बस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर इसे आपको ऐसे बनाना है तो आप क्या लेके चलोगे? जो आपको स्टैंडर्ड वैल्यूज दी हैं, ये गेज एक हो गई, कितनी हाइट की, देखो यहाँ पर ये चीज, इसमें थोड़ा ध्यान से समझो क्या क्या है। जैसे कि आपके पास एक छोटा सा एग्जाम्पल जैसे कि आप जैसे मार्केट गए, मार्केट में आप देखते हैं कि सब्जियां मिल रही हैं, सब्जियां कैसे देते हैं? किलोग्राम में भी हो जाती हैं। ठीक है, या फिर आप परचून की दुकान पे जाते हैं, वहां पर आपको छोटी छोटी चीजें भी चाहिए होती हैं। ठीक है, तो वो 100 ग्राम में भी काम चल जाता है, 50 ग्राम में भी काम चल जाता है। ठीक है, जैसे मसाले वगैरह होते हैं 50 ग्राम तो होना चाहिए। अब मैं इलेक्ट्रिकल जो डिजिटल होती है उसकी तराजू की बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी बात कर रहा हूँ जो बहुत ही अलग अलग रखते हैं। तो 50, हाँ वाट रखते हैं 50 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम, 200 ग्राम, ठीक है, 500 ग्राम, अरे यार इतनी भी नहीं करते, 500 ग्राम 1 किलो। चलो सुन लो प्लीज 50, 100, 200, 500 एंड 1 किलोग्राम। आपको अगर 2.5 किलोग्राम मेजर करना है, क्या करोगे? 2.5 क्या करोगे? ठीक है, रखोगे ना, ठीक है रखोगे। आपको क्या चाहिए होंगे फिर? कम से कम दो। अगर आपको 400 ग्राम मेजर करना है तो क्या करोगे? 200 के 2, ठीक है, 200 के 2। 350 ग्राम करना है तो 100, 1 200, 1 50। बस ये जो कॉम्बिनेशन है ना, यही कॉम्बिनेशन अपनी स्लिप गेज के मेजरमेंट में मत कर लो। क्या ये है कॉम्बिनेशन माइक्रो के बेसिस पर भी, ये जो लिखे हुए हैं, क्या क्या रखा हुआ है उसके अंदर? ये आपकी तराजू के वाटी तो है, क्या क्या रखे हैं सोचो जरा, क्या क्या रखे हैं? एक रखा है 1.005 का, इसका मतलब माइक्रो में दे रहा है या नहीं दे रहा है? माइक्रोमीटर में दे रहा है ये रीडिंग्स। एक है स्लिप गेज, इसमें बहुत पतला सा 1.005 का, 1.005 mm, तो 0.005 मतलब कुछ ना कुछ एक्यूरेसी 0.00 समथिंग के ऊपर आ रही है ना, मतलब माइक्रोमीटर में आ रही है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद रखे हुए हैं 1.001 का, एक दूसरा रखा है 1.002 का। क्यों? यहां से पढ़ो कि ये क्या है, इंक्रीमेंट। ठीक है, तो आपके पास एक क्या है, ये टोटल 88 है। कैसे? एक तो हो गया 1.005 बस, दूसरा हो गया 1.001, फिर 1.002, फिर 1.003, फिर ऐसे आगे। ठीक है, एंड दिस इज द 1.005, ऐसे होगा तभी माइक्रोमीटर आएंगे। ठीक है, तभी माइक्रोमीटर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये माइक्रो नहीं होगा ना। ठीक है, यहाँ पर ये माइक्रो नहीं होगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि फिर वो 5 हो जाएगा। माइक्रो कब आएगा? जब पॉइंट उससे आगे लगा हुआ हो, तभी तो माइक्रोन्स में अपनी रीडिंग्स देगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये क्या हो गया हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कितने हो गए? 9 वो लगे हुए। ठीक है, उसके बाद 1.010 से 1.490 तक इंक्रीमेंट कैसा है? 10 का। दिस इज दी 14।
ये 49 रखे हैं। उसके बाद 0.5 से 9.5 तक ये रखे हुए 19.5 का गैप। उसके बाद इंक्रीमेंट मतलब इसके अंदर, मतलब आपके पास ऐसा कुछ नहीं मिलेगा क्या 0.550 का नहीं मिलेगा, ये आपको बनाना पड़ेगा, ये आपको बनाना पड़ेगा 0.500 से एंड किससे 0.050 से, इससे बनेगा ये 0.050 कहाँ मिलेगा, मतलब 0.505 भी नहीं, आपको सेंस को समझना होगा कि आपको ये करने के बाद जैसे कि 0.050 है तो 0.050 आपको 1 के साथ में जोड़ना होगा, क्योंकि आपको कभी ये वाले डाटाज नहीं मिलेंगे। सोचो जरा, ये डाटाज नहीं मिलेंगे, आपको क्या जोड़ने हैं, आपको टोटल वैल्यू बनानी पड़ेगी। जैसे कि 80 mm के आसपास बोल दिया तो 80 mm में कौन कौन सी चीजें जोड़ोगे, मान लीजिए आपको ऐसे कुछ बोल दिया क्या कि 40.125 ऐसे कुछ बोल दिया, ठीक है। अब सोचो 40 को भी तो पहले ऐड करोगे ना छोटी छोटी चीजों से, जो जो आपके पास है, जैसे कि 10 है तो 10 के भी तो चाहिए होंगे ना, तो 10 के 4 नहीं चाहिए, फिर फंसोगे। 10 के अगर 4 ले लिए तो क्या बचेगा 0.125, क्या आपके पास है ऐसा 0.125 नहीं है ना, आपके पास यहाँ है 0.5, तो 0.125 तो है नहीं, तो आपको इसकी रीडिंग्स के हिसाब से भी 1 को जोड़ना पड़ेगा। समझ रहे हो कि ये जो चीज है ना उतना आपके पास रहे स्पेस 1 mm वाला भी, तभी तो उन चीजों को जोड़ोगे, तभी तो आपके पास 40 समथिंग कुछ आएगा। तो वैल्यूज आपकी इनके साथ में जो आएंगी वही हैं जो आप इनसे मेजर कर सकते हो। बात क्लियर हो रही है, ठीक है। तो ऐसे, और 10-10 के क्या हो गए, 10 है आपके पास, तो आप कहां तक लेके जा सकते हो आराम से, लिमिट 100 के ऊपर, है ना। 100 ये हो गई, इससे ही बन के आ गए 100 mm तक, तो इससे ही कर लोगे 10 10 10 10 10 100, ठीक है। 100 के बाद में फिर इनको जोड़ोगे तो कुछ और एक्स्ट्रा मिलेंगी, तो वो चीजें, बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो ये है हमारे स्लिप गेजेस से मेजरमेंट, हम इस तरह से कुछ करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है, बस आपको बहुत ज्यादा नहीं है क्वेश्चन वगैरह इस तरह से गेट में बहुत ज्यादा नहीं पूछने वाले, बस मैं आपको साइन बार था तो साइन बार के बारे में थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कि साइन बार किस तरह से मेजरमेंट करते हैं, उसमें क्या क्या होता है, पीएसयूज वगैरह में ये चीजें पूछी जा सकती हैं, क्या क्या होता है, किस तरह की रीडिंग्स वो कर लेता है, ठीक है। सॉरी साइन बार बोल रहा हूँ, ये आपका स्लिप गेजेस, ठीक है। आपको वर्डिंग पढ़नी है आराम से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये रही, नेक्स्ट हमारे पास ये रही, आराम से पढ़ते रहना, कोई दिक्कत नहीं। इसमें सिर्फ और चीज, एक चीज और की जाती है, जो स्लिप गेजेस हैं, स्लिप गेजेस हमने जो बना दिए उसके बाद में हम सबसे ऊपर कोई सबसे पतला वाला नहीं रखेंगे, 1.005 वाला हम सबसे ऊपर नहीं रखने वाले, ना ही सबसे नीचे रखेंगे। क्यों, वियर होने के चांसेस सबसे ज्यादा, क्योंकि नीचे तो सरफेस से टच हो रहा है, और ऊपर अगर रख देंगे तो आपके किससे टच होगा, जहां जो भी मटेरियल है या जो और कुछ इंस्ट्रूमेंट रखना चाह रहे हो इस स्लिप गेज के ऊपर, उसमें जैसे साइन बार होती है, साइन बार भी एक इंस्ट्रूमेंट है, वो अगर इसके ऊपर रखोगे तो फंसोगे। तो आप क्या करते हो, सबसे नीचे और सबसे ऊपर एक ऐसी प्रोटेक्शन लेयर लेके चलोगे जिससे कि क्या हो, हमारे जो ये वाले प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो दिक्कत ना करें। तो आप लेते हो सबसे ऊपर और सबसे नीचे 2 mm की प्लेट्स, और ये 2 mm की प्लेट्स क्या होंगी, ये बार बार खराब होंगी, जबकि ये जो 88 प्लेट जो पीस हैं, ये जो 88 पीस हैं इनको आप बार बार खराब नहीं कर सकते, क्योंकि ये आते हैं बहुत महंगे, ठीक है। जो 88 पीसेज हैं ये आप बार बार खराब नहीं करोगे, क्योंकि ये होते हैं बहुत कॉस्टली। बट जो आपने 2 mm की प्लेट्स ली हैं छोटी छोटी, ऊपर भी रखने के लिए नीचे भी रखने के लिए, वो क्या है, वो है आपकी नॉर्मल, उनको आप बार बार लेते रहोगे क्योंकि वो जल्दी जल्दी खराब होती रहेंगी। सबसे नीचे सपोर्ट 2 mm की प्लेट, सबसे ऊपर सपोर्ट 2 mm की प्लेट, ये तो आपको रखनी है। तो पहले ही अपनी उस वैल्यू में 4 mm तो हटा दो, ठीक है। उसके बाद में फिर ये वाली कंडीशंस को लेके चलो, -4 तो हमेशा रखना, क्योंकि 2 mm तो आपको करना ही पड़ेगा। बात क्लियर है, ठीक है, ये चीज होती है, ठीक है। तो आज के लिए फिर मेरे हिसाब से इतना काफी है, ठीक है। चलो इसको बताओ, हाँ एक चीज और स्लिप गेज से रिलेटेड, अच्छा हुआ है क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, कुछ देखो स्लिप गेज कहाँ यूज करोगे, पहले ये बताओ, इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले ये बताओ, स्लिप गेज कहाँ यूज करोगे, स्लिप गेज कहाँ यूज करोगे, क्या स्लिप गेज से आप लीनियर मेजरमेंट करोगे, है तो लीनियर मेजरमेंट, बट लीनियर मेजरमेंट क्या आप इस तरह से करोगे, शाफ्ट की लेंथ बता दो भाई, क्या उसे आप अपने यहाँ वर्क प्लेस पे रखोगे, नहीं, उसको बेसिकली कहाँ रखोगे, लैब के अंदर। जो मेरे माइक्रोमीटर हैं, समझो जरा, स्लिप गेज क्या कर रही है, जो मेरे माइक्रोमीटर्स हैं या मेरे जो वर्नियर कैलिपर हैं, वो जो बन रहे थे उनका जो इंस्ट्रूमेंट से जिससे मेजरमेंट किया जाता है, उनको जब बनाया जाता है तब कौन सा स्टैंडर्ड मेजरमेंट के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट लेते हो, स्लिप गेजेस, ठीक है। स्लिप गेजेस से इनको बनाया जाता है लैब में, फिर इनको यूज किया जाता है इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में डायरेक्टली स्लिप गेजेस को यूज मत करना,
ये क्या है मेरी, ये है मेरी मास्टर गेजेस। स्लिप गेज क्या है मेरी, मास्टर गेज, जिससे मैं इंस्ट्रूमेंटल गेज बनाता हूँ। अब इसका आंसर दो। कौन सा? अभी मैंने इतना तो समझा दिया, क्या समझाया है, यही तो समझाया है भाई। ठीक है, ये मास्टर गेज क्या है, वो गेज जिसकी हेल्प से आप इंस्ट्रूमेंट्स को बनाते हो जो इंडस्ट्री में यूज होते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल रेफरेंस तो सबके लिए चल रहा है, ISO तो सभी चीजों में चल रहा है। मास्टर गेज की बात करो, मास्टर गेज, मास्टर वो हमारे स्टैंडर्ड और भी हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रखे हुए हैं ना, वो सबसे फर्स्ट स्टैंडर्ड हैं जो वहां रखे हुए हैं। ठीक है, उन वो हमारे और स्टैंडर्ड से डबल मास्टर, वो और स्टैंडर्ड से कैलिब्रेशन हाँ यूज होती है। तो यही चीजें तो हैं कैलिब्रेशन, बट ये कैसा कैलिब्रेशन, मैनुअल, डिजिटल नहीं है, मैनुअल कैलिब्रेशन होगा, है कि नहीं? ठीक है, तभी तो वर्नियर कैलिपर वगैरह यूज कर रहे हो। ठीक है, चलो, तो यहां तक की कहानी हो गई है हमारी स्लिप गेजेस की। ठीक है, और लिमिट गेज, स्लिप गेज, हाँ हाँ बिल्कुल, टेलर्स प्रिंसिपल, और ये सारी चीजें हमारी कवर हो गई, बोर कवर हो गया। ये जो क्वेश्चंस हैं इनके बारे में आप ज्यादा मत सोचो। ठीक है, वर्नियर कैलिपर के माइक्रोमीटर की जरूरत नहीं है, ये नहीं आने वाले, ये गेट के क्वेश्चन नहीं है। स्लिप गेजेस के भी क्वेश्चन रेयर हैं कि पूछे जाएं। ठीक है, हाँ किसके, टॉलरेंसेस, टॉलरेंसेस के क्वेश्चन चलो मैं कर लूंगा एक दो, वैसे जनरली उसके भी इतने नहीं आते हैं, बहुत ही रेयर आते हैं। ठीक है, मैं कर लूंगा। स्लिप गेज का किस सेंस में, स्लिप गेज का शायद नहीं आता, साइन बार का है होगा, साइन बार में स्लिप गेज की वैल्यू को यूज किया होगा। हाँ साइन बार ये वाला, वो कौन सा होता है जिसमें ऐसे एक गोला सा होता है? हाँ यही चल रहा है, यही चल रहा है। इसी के अंदर ये नीचे ये होती है मेरी स्लिप गेजेस, जो इसके एंगल्स को दिखाती है। हाँ, ये एक्चुअली साइन बार का नहीं था, ये सिंपल हमारी ज्योमेट्री का था, सिंपल ज्योमेट्री का था। ऐसे ऐसे कंफ्यूज किया जाता है आपको इन चीजों को देख के। वो भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, वो भी आपका वही है, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और कुछ नहीं है, ऐसे ऐसे ट्रिग्नोमेट्री, बस आपको ये पता होना चाहिए नॉर्मल रिएक्शन किधर लग रही है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वाले क्वेश्चन है, वो आपको करने आने चाहिए। ठीक है, तो भाई देखो मैंने पहले ही बोल दिया था 2 से 3 दिन की क्लासेस ऐसे ही जाएंगी, आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में